जी अस्सलाम वालेकुम। C56 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 21 स्टैंडर्ड कौन सा हम डिस्कस कर रहे हैं? ISA 600। कल के लेक्चर में हमने इसे स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टडी किए थे। और ये मैं आपको बता दूं, अभी तक आपके जितने भी लेक्चर्स हैं प्रोबेबली उन जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनमें से इंडिविजुअल अकेला सबसे अहम स्टैंडर्ड ये है। हालांकि 700 की सीरीज भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन 700 की सीरीज कलेक्टिवली इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इंडिविजुअल स्टैंडर्ड का मुकाबला करें ना, तो ISA 600 रीसेंट एग्जामिनर का जो ट्रेंड है उसको सामने रखते हुए अकेला स्टैंडर्ड की बात करें तो ISA 600 सबसे ज्यादा अहम है। हाँ, अगर ग्रुपिंग की बात करें, स्टैंडर्ड का ग्रुप बनाए तो 700 की सीरीज, यानी 700 की सीरीज में ये है एक केस स्टडी सेट करता है, कुछ कंसेप्ट वो 700 में से पूछ लेता है, 705 में से, 6 में, 10 में, 20 में मिला जुला के बड़ा क्वेश्चन सेट कर लेता है, इसीलिए वो अहम है, वो ग्रुप के तौर पे अहम है 700 की सीरीज। और जो ISA 600 है ये अकेला स्टैंडर्ड ही है। अगर आप देखें ना तो वो हर दूसरी अटेम्प्ट में या बाजू का तो कंसेक्टिव बेस में से क्वेश्चन टेस्ट कर लेता है, और क्वेश्चन भी कौन सा, 15-20 नंबर का क्वेश्चन। तो इसीलिए, और स्टैंडर्ड हैवी लेंथ इसमें कंसेप्ट भी हैं, तो मैं इसको जल्दी जल्दी निपटाना नहीं चाहता, तसल्ली से इसके कंसेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे और इसके पास पेपर की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? यू समझ लीजिए अकेला 600 700 सीरीज के बराबर है, यू समझ लीजिए। तो 600 में कल हमने क्या स्टडी किया? 600 का टाइटल क्या है? ऑडिट ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और हमने पढ़ा था ग्रुप का मतलब क्या है। ग्रुप का मतलब क्या है? वो फाइनेंशियल जिसमें कंपोनेंट्स की, बहुत से कंपोनेंट्स की, मोर देन वन कंपोनेंट्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड हो। अच्छा, इसका मतलब ग्रुप बनता है बहुत से कंपोनेंट से मिलके। कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन बतानी है, एग्जाम्पल नहीं। वो क्या कहता था? कंपोनेंट ऐसा बिजनेस है, पार्ट है जिसकी लैदा से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनती है, और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो ग्रुप की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में फाइनेंशियल इंक्लूड होती है, वो है कंपोनेंट। ठीक है, वो है। रिसेंटली आई कि आपने केस स्टडी में क्वेश्चन पूछा कंपोनेंट की डेफिनेशन के ऊपर, जिसको वो क्वेश्चन आता था, समझ लीजिए 4 नंबर उसके एग्जाम में पकड़े। उसने कहा एक सब्सिडरी है। अब फौरन आप जो कहा सर ये तो बहुत आसान है, सब्सिडरी कंपोनेंट होती है, पढ़ा है हमने। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था एक पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, उसकी एक सब्सिडरी है। ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 दिसंबर, जून में उसने सब्सिडरी सारी की सारी सेल कर दी, एक शेयर भी अपने पास नहीं रखा। बताइए 31 दिसंबर पे वो कंपोनेंट है कि नहीं? है कि नहीं? कंपोनेंट पहले बेच दिया सारा, तो 31 दिसंबर कंपोनेंट है कि नहीं? नहीं, खा गए मार। है क्या 31 दिसंबर पे जो होल्डिंग कंपनी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी उसमें इस सब्सिडरी के कोई ना कोई रिजल्ट आ रहे होंगे कि नहीं? बैलेंस शीट के नहीं आ रहे होंगे, इनकम स्टेटमेंट के आ रहे, तो कंपोनेंट है। ये कंसेप्ट था। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट वो है जिसकी लैदा से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनती है और इंक्लूड होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ग्रुप फाइनेंशियल इंक्लूड हो रही है ना, तो कंपोनेंट है। इस तरह बताइए एसोसिएटेड कंपनी, ठीक है, उसका आपको पता है एसोसिएटेड इक्विटी मेथड ऑफ काउंटिंग, यानी उसमें एसोसिएटेड कंपनी का जितना प्रॉफिट होता है हम उसका प्रोपोर्शनेट शेयर अपने पास इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे होता है ना। तो बताइए एसोसिएटेड कंपनी जो है उसके रिजल्ट्स अगर बड़ी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड कर रहे हो, कंपोनेंट है कि नहीं? एसोसिएटेड कंपोनेंट है। चलिए, तो हमने कंपोनेंट की डेफिनेशन पढ़ी। इस स्टैंडर्ड डेफिनेशन में जो सबसे अहम चीज है वो कंपोनेंट की डेफिनेशन है। और मैंने आपको बताया था डेफिनेशन से 4, 5, 6 एग्जांपल्स देता है। सबसे ज्यादा एग्जांपल्स, अहम एग्जांपल हमारे लिए स्टैंडर्ड को समझने के लिए 2 कौन सी हैं? एक सब्सिडरी और ब्रांच। और अभी तक अब ये तो स्टैंडर्ड को समझने के लिए ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम कौन सी है इन दोनों में से? बता, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम कौन सी है इनमें? वो सब्सिडरी की एग्जाम्पल। ठीक है, तो जहां कहीं कंपोनेंट आए आपके जहन में फौरन आ जाए सब्सिडरी है या ब्रांच है। तो हमने कल के लेक्चर में डेफिनेशंस कवर कर ली थी। डेफिनेशंस में हमने स्कोप स्टडी कर लिया था, एग्रीड कि स्टैंडर्ड 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। कौन कौन से 3 हिस्सों में डिवाइडेड है स्टैंडर्ड? एक, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे ऑडिट करना है। दूसरा, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हुए अगर कंपोनेंट ऑडिटर को इंगेज किया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ठीक है। और तीसरा, ज्वाइंट ऑडिट का कंसेप्ट था। शाबाश, स्कोप क्लियर हो गया 600 का। फिर इसके बाद डेफिनेशन, ग्रुप फाइनेंशियल, कंपोनेंट अहम थी, कंपोनेंट ऑडिटर आपको बताइए, और ये कंपोनेंट ऑडिटर इज लाइक एक्सपर्ट, ये भी आपको बता दिया था। फिर एक्सेप्टेंस एंड कंटेंस प्रोसीजर में हमने ये देखते हैं कि क्या हम सारे के पहले तो हमने ग्रुप को अंडरस्टैंड करना है, उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है, होल्डिंग कंपनी कौन सी है, सब्सिडरी कौन सी है, एसोसिएटेड कौन सी है, ब्रांचेस कौन कौन सी है। फिर हमने ये देखना एक्सेप्टेंस स्टेज पे ही क्या हम सारे कंपोनेंट्स पे एविडेंस ऑब्टेन करने के काबिल होंगे। अगर काबिल होंगे तो फिर हमने एक्सेप्ट करना है, वरना इसको एक्सेप्ट नहीं करना। एक और केस स्टडी याद आ गई, उसने कहा कि अब किसी फॉरेन कंट्री में, फॉर एग्जांपल सिंगापुर में एक कंपोनेंट है, ठीक है, लेकिन उधर का मुल्क जो है वो मना करता है कि सिंगापुर का कोई रिकॉर्ड सिंगापुर से बाहर नहीं जाएगा।
ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या करें? स्कोप लिमिटेशन होगी कंपोनेंट की? नहीं हुई स्कोप लिमिटेशन, नहीं हुई। रिकॉर्ड बाहर नहीं जाएगा, हम तो सिंगापुर जा सकते हैं। रिकॉर्ड बाहर नहीं जाएगा, हम तो सिंगापुर जा सकते हैं। हुई स्कोप लिमिटेशन? नहीं हुई ना, क्योंकि अल्टरनेट प्रोसीजर है। आगे चले, उसने कहा ना रिकॉर्ड सिंगापुर से बाहर जा सकता है, लॉकडाउन लग गया ना आप सिंगापुर जा सकते हैं। अब बताइए होगी स्कोप लिमिटेशन का? नहीं। हाँ, ये चीज अभी भी नहीं। क्यों? हाँ, ऑनलाइन कर ले, कम्युनिकेट कर ले। रिकॉर्ड नहीं आ सकता, लेकिन कंपोनेंट ऑडिटर उस रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन करके जो उसका रिजल्ट होगा, जो उसके आउटकम्स होंगे, वो तो आपके साथ शेयर कर सकता है ना। देखें, टेक्निकल पॉइंट सुने, कंपनी का रिकॉर्ड नहीं मिल सकता हमें ग्रुप ऑडिटर को, लेकिन जो कंपोनेंट ऑडिटर है उसकी डॉक्यूमेंट्स तो हमारे साथ शेयर हो सकती है। वो तो कंपनी का रिकॉर्ड नहीं है ना। फर्क समझ आ रहा है कि नहीं? कंपनी का रिकॉर्ड, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट और चीज है, कंपोनेंट ऑडिटर की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और चीज है। कंपोनेंट ऑडिटर अपने प्रोसीजर परफॉर्म करके उसके नतीजे में जो भी उसका रिजल्ट होगा, जैसे कंट्रोल वीकनेसेस हैं, जैसे मिस स्टेटमेंट हैं, ये अगर आपके साथ शेयर कर देता है ग्रुप ऑडिटर के साथ, और हमारी उसके साथ कम्युनिकेट करके बातचीत करके तसल्ली हो जाती है, तो स्कोप लिमिटेशन रही? नहीं रही। तो अगर रिकॉर्ड वजह से नहीं आ सकता, क्या करना है? हम चले जाएंगे। अगर हम भी नहीं जा सकते, कंपोनेंट ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट शेयरिंग करेंगे। अगर फर्ज कीजिए इससे भी तसल्ली नहीं होती, हाँ, फिर स्कोप लिमिटेशन हो जाएगी, फिर स्कोप लिमिटेशन हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद रिपोर्टिंग पे हम जाएंगे, रिपोर्ट पे उसका इफेक्ट देखेंगे। तो ये एक्सेप्टेंस स्टेज पे आपने चीजें देख लेनी है कि कोई कंपोनेंट पे हम एविडेंस, सारे कंपोनेंट्स पे एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं कि नहीं? सारे कंपोनेंट्स पे एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं कि नहीं? दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आपने बताना दोनों में फर्क है कि नहीं है। पहली स्टेटमेंट, ऑडिटर के लिए जरूरी है हर कंपोनेंट को ऑडिट करे। दूसरी स्टेटमेंट, ऑडिटर के लिए जरूरी है हर कंपोनेंट को वेरीफाई करे। क्या? हर कंपोनेंट को वेरीफाई करे, या यूं कह लीजिए टेक्निकली हर कंपोनेंट पे एविडेंस ऑब्टेन करे। हर कंपोनेंट को वेरीफाई करना जरूरी है, हर कंपोनेंट का ऑडिट करना जरूरी नहीं है। हर कंपोनेंट को क्या बोला? हर कंपोनेंट, चाहे सिग्निफिकेंट हो या, बोला था नहीं कहना इनसिग्निफिकेंट, ऐसे ना किया करें। कल बोला था मैंने इनसिग्निफिकेंट नहीं कहना, क्या कहना है? नॉन सिग्निफिकेंट। चाहे कंपोनेंट सिग्निफिकेंट हो चाहे नॉन सिग्निफिकेंट, वेरीफाई करना ही करना है हर एक को। हाँ, हर एक का ऑडिट करना जरूरी नहीं है। क्लियर जी? तो एक्सेप्टेंस स्टेज पे आपने क्या देखना है, जल्दी से बताइए, क्या देखेंगे? ये सारी बातें वो कह रहा है, ठीक है, सारी बातें सर, दो अरफी बात समराइज करके बताएं, क्या देखना है एक्सेप्टेंस स्टेज पे? क्या हम इस काबिल हैं कि नहीं कि सारे कंपोनेंट्स पे एविडेंस ऑब्टेन कर सके? इसके लिए डेफिनेटली आपको सारे ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आगे यही कह रहा है कि अगर कहीं पे रिस्ट्रिक्शन होगी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन की, यानी आपको एग्जांपल दे दी कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी की वजह से कोई मुल्क आपके साथ डाटा शेयर नहीं करता, तो क्या होगा? चलिए, हमने ये देख लिया, आगे चलते हैं। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, बाकी तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 तक कल पढ़ लिया था ना। 3, इंगेजमेंट लेटर। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे बताइए, इंगेजमेंट लेटर में हमने तो ISA 210 पढ़ा, उसमें तो 15-20 चीजें थी इंगेजमेंट लेटर में जो लिखी जाती हैं, यहां पे सिर्फ 4-5 बता रहा है। क्यों? क्यों? वो इंडिविजुअल्स के लिए थी, रेगुलर इंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीज शामिल होनी है। यहां पे सिर्फ ग्रुप ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है कि अगर ग्रुप ऑडिट है तो एडिशनल क्या क्या टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट आपने एग्री करनी है। अगर किसी केस स्टडी में कहते बताइए आप ग्रुप ऑडिटर हैं, इंगेजमेंट लेटर में क्या क्या मैटर्स इंक्लूड करेंगे, क्या सारे लिख देने चाहिए कि स्पेसिफिक टू ग्रुप लिखने चाहिए? मार्क्स देखें, मार्क्स देखें ना, क्योंकि ग्रुप ऑडिट में भी रेगुलर वाले तो आएंगे ही, नहीं भी करें, रेगुलर वाले तो आएंगे ही। ठीक है, हाँ, ये एडिशनल आएंगे। तो हमने ये देख लेना है कि अगर वो मार्क्स कम है तो हम हमेशा प्रेफरेंस किसको देते हैं, स्पेसिफिक को, जनरल को, कि दोनों प्रोसीजर को? मार्क्स कम है स्पेसिफिक और मार्क्स ज्यादा है तो दोनों, पहले स्पेसिफिक फिर जनरल। तो यहां पे एंगेजमेंट लेटर में ये देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में छोटे से 2-3 नंबर के साथ आप पूछ ले, बताइए ग्रुप एंगेजमेंट है, क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में एग्री करेंगे, क्या एग्री करेंगे, जल्दी से बताएं। देखिए बगैर कॉमन सेंस बताइए, 210 पढ़ा था ना, बताइए कंपोनेंट के बारे में कि भाईजान कंपोनेंट्स को भी हमने वेरीफाई करना है, बताइए कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि नहीं, और कंपोनेंट ऑडिटर को अगर एंगेज करना है तो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल होता है ना, इजाजत ले लेनी चाहिए ना। जैसे एक्सपर्ट को एंगेज करना था, एक्सपर्ट का भी जिक्र एंगेजमेंट लेटर में किया, कंपोनेंट ऑडिटर का भी कर देंगे, यही बता रहा है। कह रहा है ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर शैल एग्री टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ ग्रुप ऑडिट, कहता है ग्रुप ऑडिट। अच्छा, एक चीज में रखिएगा,
होल्डिंग कंपनी का इंडिविजुअल ऑडिट एक अलग एंगेजमेंट है और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे ग्रुप की, इसका ऑडिट अलग एंगेजमेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पे वो कह रहा है, आपको समझा रहा है, कह रहा है मैं इंडिविजुअल की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आपको नहीं बताऊंगा, ग्रुप की बताऊंगा कि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करने के लिए जब आपने अलग से एंगेजमेंट लेटर होता है ना, तो कौन कौन सी चीजें एग्री करनी चाहिए। परमिशन टू परफॉर्म वर्क ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट, इजाजत दो, किस चीज की इजाजत दो कि इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने की। ठीक है जी, वो कहेगा ये इजाजत तो मैं नहीं दूंगा, कंपोनेंट जिसको हमने इंक्लूड करना है ना वो तो ऑलरेडी ऑडिटर, हर सब्सिडी का अलग से ऑडिटर है, तो आपने दोबारा से ऑडिट करके क्या करना है, ये इजाजत नहीं, जरूरत नहीं है। क्या हमें फिर भी परमिशन लेनी चाहिए? बताइए, अगर कंपोनेंट्स का ऑलरेडी ऑडिट हो चुका है, हम कंपोनेंट, क्योंकि वो सब्सिडरी थी, उसका ऑलरेडी ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ था, हमें आंखें बंद करके वो रिपोर्ट यूज कर लेनी चाहिए ना? क्यों नहीं करनी चाहिए? वो ऑडिट हुआ तो हुआ, क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वो ऑडिट हुआ है इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। हमने अब वेरिफिकेशन करनी है ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ चीजों में काम चल जाएगा वही, कुछ चीजों में नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे लेटेस्ट क्वेश्चन में केस स्टडी में आई कि आपने पूछ लिया, उसने कहा होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी का ऑडिट हम कर रहे हैं, समझ लीजिए दो सब्सिडरीज हैं, एक होल्डिंग और एक सब्सिडी का ऑडिट हम कर रहे हैं, एक सब्सिडी का ऑडिट कोई और कर रहा है, जिसका ऑडिट कोई और कर रहा है उसकी इन्वेंट्री फाइफो के ऊपर वैल्यू हो रही है, जिसका ऑडिट हम कर रहे हैं उसकी इन्वेंट्री वेटेड एवरेज पे है। अब जो दूसरी सब्सिडरी है उसके ऑडिटर ने अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया, क्या बताइए स्टिल उस पर काम करने की जरूरत है? क्यों जरूरत है? क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट है। तो इसलिए ये कंसेप्ट हमेशा के लिए ध्यान में बिठा ले, चाहे किसी ग्रुप के अंदर किसी कंपोनेंट का ऑलरेडी ऑडिट किया हो किसी कंपोनेंट ऑडिटर ने, स्टिल ISA 600 अप्लाई होगा, स्टिल हमने उसके बारे में एविडेंस ऑब्टेन करना है, चाहे ऑलरेडी ऑडिट हुआ। यह कंसेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 620 का कंसेप्ट था। क्या? अगर ऑलरेडी एक्सपर्ट ने वैल्यूएशन कर दी है, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने, स्टिल हमने एविडेंस ऑब्टेन करना है कि वो एक्सपर्ट ठीक था कि नहीं, उसका वर्क एडिक्वेट था कि नहीं। ठीक है, ये कंसेप्ट अभी आगे आएगा। परमिशन टू एंगेज एंड कम्युनिकेट विद कंपोनेंट ऑडिटर, हमसे कहते भाई इजाजत दो, इधर इजाजत मांग रहे हैं कि हर कंपोनेंट को हम ऑडिट करेंगे, चाहे पहले से ऑडिट हुआ हो चाहे ना हुआ। इधर क्या इजाजत मांग रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो कंपोनेंट ऑडिटर को भी एंगेज कर लेंगे। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपोनेंट पे, कंपोनेंट मैनेजमेंट, कंपोनेंट ऑडिटर्स एंड हिज डॉक्यूमेंट्स पे, और कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट ऑडिटर एंड कंपोनेंट मैनेजमेंट, यानी ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की आप अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी हम चाहें तो ग्रुप मैनेजमेंट। अच्छा, ये टर्म्स आपको क्लियर है ना? ग्रुप मैनेजमेंट, ग्रुप दोष ऑफ गवर्नेंस, ग्रुप ऑडिटर, कंपोनेंट मैनेजमेंट, कंपोनेंट ऑडिटर, ये सारी टर्म्स कंफर्टेबल है ना इनके साथ? जो इन टर्म से मतलब समझ आ रहे हैं, इनका मतलब वही है। कह रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। अब ये आफ्टर एक्सेप्टेंस भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो। अब ये देखिए एक्सेप्टेंस हो चुकी है, एंगेजमेंट लेटर हो चुका है, इसके बाद भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो, डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है ना। एक्सेप्टेंस के वक्त अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने का मकसद होता है एक्सेप्ट करना है कि नहीं, एक्सेप्टेंस का डिसीजन। एक्सेप्टेंस के बाद अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने का मतलब होता है रिस्क असेसमेंट। ये बाद वाली अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डिटेल्ड होती है। तो अंडरस्टैंडिंग के दो बड़े पर्पस क्या हुए, एक एक्सेप्टेंस का डिसीजन करना और दूसरा रिस्क असेसमेंट का डिसीजन करना। कह रहा है आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की ग्रुप स्ट्रक्चर की कि कितने कंपोनेंट्स हैं, कौन सा कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है, कौन सा नॉट सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट में क्लासिफिकेशन क्यों करवा रहा है स्टैंडर्ड, जल्दी से बताएं। कॉमन सेंस अप्लाई करें वो ठीक होगी। स्टैंडर्ड कह रहे हैं ना ग्रुप समझो, वो ये क्यों नहीं कह रहा सिर्फ ये समझ लो कितने कंपोनेंट्स हैं, ये भी कह रहा है ये भी समझो कि कौन सा कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है कौन सा नहीं। प्रोसीजर्स, ठीक है, वेरीफाई तो हर कंपोनेंट को करना है, सिग्निफिकेंट के प्रोसीजर ज्यादा, नॉन सिग्निफिकेंट के प्रोसीजर्स कम। कह रहा है ग्रुप वाइड कंट्रोल्स देखो, ग्रुप वाइड कंट्रोल्स, ये बस कंट्रोल्स इतना काफी है। कंसोलिडेशन प्रोसेस देखो, ये दो मेन चीजें जिनकी अंडरस्टैंडिंग, जिनके ऊपर वो क्वेश्चन बना रहा है। ग्रुप स्ट्रक्चर जिसमें क्या देखना है, कौन सा सिग्निफिकेंट कौन सा नॉन सिग्निफिकेंट, और केस स्टडी में आप भूल जाएंगे इसको, कंफर्म है। फिर कंसोलिडेशन प्रोसेस, कंसोलिडेशन प्रोसेस में देखते हैं, कंट्रोल्स भी देखते हैं और क्या देखते हैं कंसोलिडेशन प्रोसेस में,
कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, शाबाश, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। अच्छा मुझे ये बताइए कितने स्टूडेंट C5 1 है ना ये रिपोर्टिंग वाला पेपर, कितने स्टूडेंट ने C5 1 पढ़ा है, पढ़ रहे हैं या जब ऑडिट का पेपर देना है उस वक्त तक पढ़ चुके होंगे? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो कहे कि मैं पहले ऑडिट का पेपर दूंगा उसके बाद C5 1 पढ़ूंगा। ऐसा नहीं करना। पहले पढ़ना चाहे पहले पढ़ लें, साथ पढ़ना चाहे साथ पढ़ ले अकाउंटिंग, या इवन बाद में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बाद से क्या मुराद है भला कि ऑडिट का पेपर पढ़ने के बाद, ऑडिट का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद नहीं, समझ रहे हैं ना? चलिए तो इसीलिए अब आगे चल के ना कंसोलिडेशन इसलिए पूछा, कंसोलिडेशन की कुछ एडजस्टमेंट पूछूंगा मैं आपसे और आपने मुझे बताना है कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। पर्पस क्या है जी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्पस क्या है? हमने देखना है सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना, ये पर्पस है, पता चल जाए कितने कंपोनेंट है, कौन सा सिग्निफिकेंट है कौन सा नॉन सिग्निफिकेंट है। फिर टू असेस रिस्क इन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क असेस करना मकसद है, रिस्क असेस करना मकसद है। क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है वो फाइनेंशियल बेस पे भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, रिस्क बेस पे भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो अगर कोई रिस्क बेस पे सिग्निफिकेंट है तो रिस्क, फाइनेंशियल वाला चले वैसे ही मटेरियल होने की वजह से हमारे लिए अहम हो गया ना रिस्क बेस। टू डिसाइड टाइप ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म, अब जाहिर है ये इंटरलिंक्ड है। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट आइडेंटिफाई होंगे तो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट आइडेंटिफाई होते होते रिस्क असेसमेंट भी हो जाएगी, क्योंकि सिग्निफिकेंट की डेफिनेशन में वो 2 क्राइटेरिया देता है। और जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा फाइनेंशियल बेस पे सिग्निफिकेंट है, कौन सा रिस्क बेस पे सिग्निफिकेंट है, तो अगला तो जो बाकी सिग्निफिकेंट नहीं है वो कौन से होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। तो फिर अगला स्टेप क्या आ जाएगा हमारा पर्पस कि वर्क टू बी परफॉर्म्ड ऑन ईच कंपोनेंट। स्टैंडर्ड जब हमें आगे चल के वर्क बताएगा ना 3 तरह के कंपोनेंट्स क्लासिफाई करेगा, कहेगा कंपोनेंट कितनी तरह के हैं? 3 तरह के। एक फाइनेंशियल बेसिस पे सिग्निफिकेंट, दूसरा रिस्क बेस पे सिग्निफिकेंट, तीसरा नॉन सिग्निफिकेंट। तीनों के प्रोसीजर अलग-अलग बताता है। कितनी तरह के प्रोसीजर? 3 तरह के। शाबाश। कौन कौन सा? फाइनेंशियल बेसिस पे सिग्निफिकेंट, रिस्क बेसिस पे सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट। इन दोनों के तो मकसद ये है अंडरस्टैंडिंग क्या ऑब्टेन करनी है, कौन सा सिग्निफिकेंट, कितने कंपोनेंट है, कौन सा सिग्निफिकेंट है, कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। और कंसोलिडेशन प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। इससे पता क्या चलेगा हमें? हमारी रिस्क असेसमेंट हो जाएगी, प्रोसीजर डिसाइड करने में हमें आसानी होगी। तो बताइए इंगेजमेंट लेटर एग्री कर लिया, उसके फौरन बाद काम शुरू कर दें कि पहले देखें कितने कंपोनेंट, कौन सा सिग्निफिकेंट, किस बेस पे और कौन सा नॉन सिग्निफिकेंट। डन। आगे चलते हैं। रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में कहता है भाई जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है वो आपका सिग्निफिकेंट रिस्क है। उन्हीं में रिस्क अक्सर उन्हीं में ज्यादा होता है जो सिग्निफिकेंट हो, जो अमाउंट वाइज ज्यादा हो या जिनमें रिस्क हो। तो ये सिग्निफिकेंट कंपोनेंट की बात कर रहा है। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट कैसा कंपोनेंट है जो कि इंडिविजुअली फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस है या इंक्लूड सिग्निफिकेंट रिस्क। अच्छा, इंडिविजुअली फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस में वो कहता है कि जो ग्रुप की फिगर है ये कौन सा है, जो ग्रुप की टोटल, जैसे टोटल रेवेन्यू है ग्रुप का 100 मिलियन है टोटल रेवेन्यू, एक कंपोनेंट है सब्सिडरी है, ये ग्रुप का बता रहा है, पेरेंट का नहीं बता रहा। होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू अलग कंसेप्ट है, ग्रुप का रेवेन्यू अलग कंसेप्ट है, ये ध्यान में रखना है। ग्रुप का रेवेन्यू 100 मिलियन है, एक सब्सिडरी का रेवेन्यू 27 मिलियन है। बताइए ये सब्सिडरी सिग्निफिकेंट है कि नहीं? सिग्निफिकेंट। और अगर उसका रेवेन्यू है 1.3 मिलियन, नॉन सिग्निफिकेंट। तो क्या कोई बेंचमार्क है? ये रफ सा बेंचमार्क उसने दिया है 15%। कितना? 15%। यानी अगर कोई भी कंपोनेंट टोटल ग्रुप के 15% से ज्यादा हो आप उसे सिग्निफिकेंट कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि बात आपको पता है जो कम होता है ना वो रिस्क की बेस पे भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, तो केस स्टडी में जहन में रखिएगा, केस स्टडी में जहन में रखिएगा। केस आपके सामने अगर उसने 4-5 कंपोनेंट्स बताए हुए ना, आपने वैल्यूएट करना होगा इसमें कौन सा सिग्निफिकेंट है कौन सा नॉन सिग्निफिकेंट है। और जैसे ही उसने कहा होगा ना टोटल 100 मिलियन है और एक कंपोनेंट का रेवेन्यू 1.3 मिलियन है, आप फौरन कह देंगे ये नॉन सिग्निफिकेंट है। कह देंगे, कहेंगे क्यों नहीं? कन्फर्म लिखवा ले मेरे से, कहेंगे ना। तो क्या कहना है? नॉन सिग्निफिकेंट नहीं कहना उसको, फिर क्या कहना है? इफ करके बात करनी है। इफ कि फाइनेंशियली ये नॉन सिग्निफिकेंट है लेकिन रिस्क के बेस पे सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगर रिस्क की बेस पे सिग्निफिकेंट है तो फिर ये काम करेंगे, अगर रिस्क की बेस पे भी नॉन सिग्निफिकेंट है तो फिर ये थोड़ा सा काम करेंगे। भाई बात समझ आ रही?
तो अगर केस स्टडी में आपके सामने बहुत से कंपोनेंट्स हों, पहचान लेंगे कौन सा कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है, कौन सा नॉन सिग्निफिकेंट, कौन सा फाइनेंशियल बेसिस पे, कौन सा रिस्क बेसिस, पहचान लेंगे पक्का। चलिए देखते हैं। कहता है ये पहचान लिया जब सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, फिर क्या करना है, मटीरियलिटी डिटरमिन करनी है, मटीरियलिटी डिटरमिन करनी है। मटीरियलिटी किसकी डिटरमिन करनी है हमें, किसकी, ग्रुप की, कंपोनेंट की नहीं, पक्का ग्रुप की, कंपोनेंट की क्यों नहीं, हम ऑडिट ग्रुप का कर रहे हैं तो ग्रुप में कंपोनेंट भी तो शामिल है, लेकिन वो तो इंडिविजुअल आ जाएगा ना, कंपोनेंट की तो इंडिविजुअल मटेरियल उनकी अपनी फाइनेंशियल। चलिए पहले जिस पे हम सारे एग्री करते हैं उसको तो कवर कर लें कि ग्रुप ऑडिटर ने ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मटेरियलिटी लेवल सेट करना है। अच्छा ये मटेरियलिटी लेवल वो 3-4 होते थे, 4 मटेरियलिटी लेवल मुझे याद है, यहां पे वो 3 का जिक्र कर रहा है लेकिन टोटल मटेरियलिटी लेवल 4 होते हैं। आईएएस 320 डिस्कस कभी हमने पढ़ा, लेकिन कैफ लेवल पे आपको याद होगा एक होता था क्वांटिटेटिव मटेरियल, एक होता था परवेसिव, पढ़ा ना हमने, इस 705 में आपको बताया था परवेसिव, एक है उससे नीचे मटेरियल। अच्छा मटेरियल एक हम डिटरमिन करते हैं अमाउंट की बेस पे क्वांटिटेटिवली, एक होता है क्वालिटेटिव नेचर की, जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस के लिए होता है, जैसे रिलेटेड पार्टी, जैसे फ्रॉड, याद है। तो यहां पे आपको इन दोनों में फर्क समझ आया कि ग्रुप एंगेजमेंट टीम शैल डिटरमिन मटेरियलिटी फॉर ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल और मटेरियलिटी फॉर पर्टिकुलर एरिया इन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे क्या मुराद है, क्वालिटेटिव मटेरियलिटी और एक और भी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। लेकिन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कंसेप्ट अभी यहां पे आपको नहीं समझाया, कैफ में शायद आपने पढ़ा हो, ठीक है, कि वो कुछ एरिया लेवल पे जब प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए हम ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल को ब्रेक करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, तो उसे क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस मटेरियल। तो याद रखिए ग्रुप लेवल पे तो चाहे ओवरऑल मटेरियलिटी हो, क्वांटिटेटिव हो, क्वालिटेटिव हो, चाहे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हो, चाहे क्लियरली ट्रिवियल लेवल हो, हर चीज ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर चीज किसने डिटरमिन करनी है, ग्रुप एंगेजमेंट टीम ने, ग्रुप ऑडिटर ने, जो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं। कंपोनेंट्स का मटेरियलिटी लेवल क्या ये सेट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, पहले यहां पे, अच्छा यहां पे कंसेप्ट है, एग्जाम का क्वेश्चन टेस्ट नहीं होता लेकिन मैं कंसेप्ट बिल्ड करना चाहता हूं। यहां पे कंपोनेंट अगर तो ऑलरेडी ऑडिट नहीं हुआ तो ठीक है हम मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करें, उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहा मैं। अगर कंपोनेंट का ऑलरेडी ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है, वो सब्जेक्ट टू ऑडिट है, तो फिर हम याद रखें उस सूरत में मटेरियलिटी को हम सेट नहीं करते लेकिन चेक जरूर करते हैं वो सूटेबल है कि नहीं, अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि याद रखें अगर कंपोनेंट का, देखिए मैं बार बार ना सर में एक्सपर्ट की इसलिए ताकि कंसेप्ट आपका बिल्ड हो जाए। एक्सपर्ट में ऑलरेडी अगर एक्सपर्ट वैल्यूएशन कर चुका है मैनेजमेंट का, क्या हम उसके वर्क को यूज कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज नहीं, हम चेकिंग करते हैं वो हमारे मकसद के लिहाज से उसका स्कोप ऑब्जेक्टिव एप्रोप्रिएट है कि नहीं। उसी तरह अगर किसी कंपोनेंट का ऑडिट हमने करना था, हमने उसको प्राइवेटेस ऑब्टेन करना था, कोई कंपोनेंट ऑडिटर ऑलरेडी ऑडिट कर चुका है, अगर तो ऑलरेडी ऑडिट ना किया होता हम कहते हैं हम वेरीफाई करेंगे, हम मटेरियलिटी डिसाइड करेंगे, हम प्रोसीजर डिसाइड करेंगे, सारा काम एविडेंस हमारा है। लेकिन अगर ऑलरेडी कर चुका है तो उसके वर्क को यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमें वैल्यूएट करना है कि वो कंपोनेंट ऑडिटर ठीक है कि नहीं और उसका काम ठीक है कि नहीं। क्या वैल्यूएट करना है, ठीक है कि नहीं, उसका काम ठीक है। तो बहरहाल इसीलिए वो कह रहा है कि कंपोनेंट का मटेरियलिटी लेवल या तो ग्रुप एंगेजमेंट टीम खुद डिटरमिन करेगी अगर खुद काम कर रही है, ठीक है, या खुद काम करवा रही है कंपोनेंट ऑडिटर से। लेकिन अगर ऑलरेडी कोई ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है, उस सूरत में कंपोनेंट मटेरियलिटी ग्रुप एंगेजमेंट टीम ने डिटरमिन नहीं करनी, लेकिन उसकी एप्रोप्रिएटनेस देखनी है कि वह सही है कि नहीं। क्योंकि अगर मटेरियलिटी लेवल हमारे मुताबिक ना हुआ तो फिर हमें कुछ ऊंच नीच करनी पड़ेगी उसकी। तो ये मटेरियलिटी क्लियर हो गया। इसमें हमने क्या सीखा इस हेडिंग में, इस हेडिंग को एक लाइन में बताइए क्या समझा रहा है कि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मटेरियलिटी लेवल भी ग्रुप एंगेजमेंट टीम की जिम्मेदारी है और कंपोनेंट का भी मटेरियलिटी लेवल इसकी जिम्मेदारी। लेकिन किस कंपोनेंट का, जिसका ऑडिट करना है, हर कंपोनेंट का नहीं, बताया था ना हर कंपोनेंट का ऑडिट नहीं होता,
चलिए आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है। उनका क्वेश्चन यह है कि क्या ऐसे हो सकता है कि कोई कंपोनेंट हो, उसका ऑडिट ना हुआ हो और हम ग्रुप एंगेजमेंट टीम डिसाइड करें कि इसका ऑडिट होना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं और फिर उसका ऑडिट हम करेंगे। शुरू में इसीलिए तो इजाजत ली थी एंगेजमेंट लेटर में कि हमें इजाजत दो, हम हर कंपोनेंट की जिसका हमारा दिल करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसको हम ऑडिट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्योंकि हम सिर्फ अमाउंट्स नहीं देख रहे होते ऑडिट करने के लिए, रिस्क भी देख रहे होते। तो इसलिए बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि कोई कंपोनेंट ऐसा हो जिसका ऑडिट ना हुआ हो और हम जरूरी समझते हो कि इसका ऑडिट होना चाहिए, तो कर सकते हैं। अच्छा, अब केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चीज बता रहा है आपको। कह रहा है मटीरियलिटी ऑफ कंपोनेंट शैल बी लोअर देन मटीरियलिटी फॉर द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आई? 3 कंपनीज है इंडिविजुअल, इनको ऐड करेंगे तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। इन सब की सेल को ऐड करेंगे तो ग्रुप की सेल। अच्छा, अब मैं ये बोलने लगा हूं, ग्रुप की सेल विल ऑलवेज बी हायर देन किसी भी कंपोनेंट की सेल। समझ आती है बात? तो यही तो वो कह रहा है। कह रहा है जब ग्रुप की सेल इंडिविजुअल की हर सेल से ज्यादा है तो ग्रुप का मटीरियलिटी लेवल भी हर कंपोनेंट के मटीरियलिटी लेवल से ज्यादा होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बेटा अपने बाप से बड़ा हो जाए। कंपोनेंट बच्चे ही है ना, होल्डिंग कंपनी पेरेंट कंपनी कहते हैं ना। तो बताइए, पेरेंट कंपनी का जो मटीरियलिटी है वो सब्सिडरी कंपनी की, सॉरी होल्डिंग कंपनी, पेरेंट भी नहीं कह, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो मटीरियलिटी लेवल है, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो मटीरियलिटी लेवल है, बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी कंपोनेंट के मटीरियलिटी लेवल से कम हो? नहीं हो सकता, क्योंकि कंपोनेंट सबको ऐड करके तो ग्रुप बना है। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई कंपोनेंट 1 + 2 + 3 = 6 बना है, तो ये कैसे हो सकता है कि 3 6 से ग्रेटर हो जाए? नहीं हो सकता। बात समझ आई कि नहीं? डिफरेंट कंपोनेंट्स में हैव डिफरेंट मटीरियलिटी लेवल, तो सही कह रहा है ना। अगर किसी केस स्टडी में कह दे सारे कंपोनेंट का एक ही मटीरियलिटी लेवल, फिर कहे क्रिटिकली इवैल्यूएट करें इसको और कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट करें। क्या कहे? क्रिटिकली इवैल्यूएट करें प्लान को और कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट करें, ये लिख दे। और केस स्टडी के अंदर क्या इंफॉर्मेशन हो कि एक ही मटीरियलिटी लेवल है सारे कंपोनेंट्स का, उसी के मुताबिक प्लान किया हुआ है। तो आप क्या वैल्यूएशन करेंगे? ये अप्रोच ठीक नहीं है। सबका सेम मटीरियलिटी लेवल हर कंपोनेंट का नहीं होना चाहिए। और कोर्स ऑफ एक्शन में क्या लिखेंगे? अलग अलग हर कंपोनेंट का अलग मटीरियलिटी लेवल। भाई ये दोनों पॉइंट समझ आ गए, केस स्टडी में याद रखिएगा। अब है परफॉर्मिंग प्रोसीजर ऑन कंपोनेंट। ठीक है, ये डिपेंड करता है, देखिए काम की बात आपको बता रहा हूं सिर्फ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ये रूटीन की बातें लिख रहा है वो। टाइप ऑफ कंपोनेंट को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, डिपेंड करता है टाइप ऑफ कंपोनेंट कौन सा है। कंपोनेंट की 3 टाइप्स बताई थी, कौन कौन सी? सिग्निफिकेंट ऑन फाइनेंशियल बेसिस, सिग्निफिकेंट ऑन रिस्क बेसिस, नॉन सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट ऑन फाइनेंशियल, अच्छा पहले इसका कंसेप्ट समझ लें। सिग्निफिकेंट ऑन फाइनेंशियल बेसिस क्या है? एक बैंक है, उसकी 250 ब्रांचेस हैं, क्या सारी ब्रांचेस में एक जितने डिपॉजिट्स होते हैं? कि जो कॉर्पोरेट ब्रांचेस होती हैं, जो कमर्शियल एरियाज में होते हैं, उनमें डिपॉजिट्स ज्यादा होते हैं, और दूर दराज किसी गांव के करीब जो ब्रांच, उनमें ऐसे ही होता है ना। तो जो कॉर्पोरेट ब्रांचेस हैं जिनमें बड़ी बड़ी कंपनीज ने अकाउंट खोले हुए, इनको हम क्या कहेंगे? ये सिग्निफिकेंट है क्या? किस बेसिस में है? फाइनेंशियल सिग्निफिकेंट, फाइनेंशियल सिग्निफिकेंट। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, फर्ज कीजिए ऐसा है नहीं, फर्ज कीजिए मेरी जेब में 1 लाख रुपया पड़ा है। आप कहेंगे सर आप इस वक्त फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट हैं। क्या है? फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट है। अगली एग्जांपल सुने, मेरी जेब में 10 रुपए पड़े हैं, आप क्या कहेंगे? सर आप इस वक्त फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट नहीं है, फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन मैं भाईजान सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, करना नहीं आपने। शर्त लगा भाई, शर्त लगाओ, आज मुल्तान सुल्तान अगर जीती तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, अगर हारी तो आप 1 लाख रुपया दीजिएगा मुझे। जेब में 10 रुपया, शर्त लगा बैठा। शर्त लगाने के लिए लाजमी तो नहीं है ना, उसके पैसे हो भी, उसके बगैर भी। अब बताइए मैं जेब में मेरी 10 रुपए हैं, शर्त 1 लाख ही लगा ली। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे होता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कंसल्ट बड़ा हुआ ना फाइनेंस में, ऐसे होता है। चलिए शर्त की समझ आ गई ना। बताइए अब मेरी पोजीशन सिग्निफिकेंट है कि नहीं?
है, फाइनेंशियल बेस में नहीं है, रिस्क बेस में है। तो बाद बात हमारी कुछ ब्रांचेज ऐसी होती है जैसे वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रही हो, तो जैसे जैसे आजकल तो डॉलर का रेट चेंज हो रहा होता है ना, उन्होंने एग्रीमेंट किए होते हैं फॉरेन करेंसी के, वहां पे ब्रांच में कोई कैश नहीं पड़ा होगा, एग्रीमेंट पड़े होंगे, और डॉलर की जरा सी फ्लक्चुएशन से उन एग्रीमेंट्स में जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उनमें सिग्निफिकेंट चेंज आता है। तो बाजुकात वो फाइनेंशियल बेस पे सिग्निफिकेंट, बाजुकात रिस्क की। अच्छा रिस्क देखिए, रिस्क डिपेंड करता है, रिस्क का इफेक्ट कहां होगा डिपेंड करता है। बाजुकात रिस्क का इफेक्ट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होता है। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनका इफेक्ट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनका इफेक्ट सिर्फ एक एरिया पे, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनका इफेक्ट सिर्फ एक अजर्शन पे, सिर्फ अजर्शन पे। जैसे एक और केस स्टडी मुझे याद आ गई, उसने कहा कि आपने बताना इस रिस्क का इफेक्ट सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है, किसी एक एरिया पे, या किसी एक अजर्शन पे। अजर्शन का कंसेप्ट पता है ना आपको, सी अजर्शन में, ठीक है। उसने कहा आपने कस्टमर को सेल की और ऐसे कस्टमर को सेल की जिनकी क्रेडिट रेटिंग बिल्कुल फारग है, जिनमें नॉन पेमेंट का रिस्क ज्यादा है। कौन सा रिस्क? नॉन पेमेंट का। बताइए क्या रिस्क पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है कि सिर्फ एक एरिया में? एक है। अच्छा इवन अगर फर्दर एनालिसिस करें डेटर में भी हर अजर्शन पे रिस्क नहीं है। रिस्क कहां पे है? सिर्फ वैल्यूएशन की अजर्शन में। कि रिकवरेबिलिटी क्या एग्जिस्टेंस में रिस्क नहीं है। डेटर मानता है सर मैंने पैसे देने हैं, दे पाऊंगा कि नहीं ये नहीं पता मुझे, देनदार हूं, दे पाऊंगा कि नहीं ये नहीं पता मुझे। तो हमने जो प्रोसीजर बताइए, अगर हम ये कंपोनेंट जिसने ऐसे कस्टमर को सेल की जो पुअर है फाइनेंशियली, इस कंपोनेंट में हमें सिर्फ ये डेटर्स पे को फोकस करना चाहिए कि क्रेडिटर को भी करना चाहिए, कि परचेजेस को भी, कि एक्सपेंसेस को भी? बताइए जरा कॉमन सेंस क्या कहती है? या सिर्फ रिसीवेबल को करना चाहिए, बाकी एरियाज तो नहीं ना। तो ये है, अगर कोई चीज फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट हो ना तो उसमें हर एरिया सिग्निफिकेंट होता है। कोई कंपोनेंट फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट हो उसमें हर, लेकिन अगर कोई रिस्क के बेस पे सिग्निफिकेंट हो तो डिपेंड करता है उस रिस्क का इफेक्ट कहां पे है। बाज़ औक़ात रिस्क का इफेक्ट सिर्फ एक अजर्शन पे होता है, बाज़ औक़ात सिर्फ एक एरिया पे, और बाज़ औक़ात पूरी फाइनेंशियल। ये बात समझ आ गई? और नॉन सिग्निफिकेंट का अब आपको प्रोसीजर समझ आ जाएंगे। कहते हैं अगर कोई कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है ऑन फाइनेंशियल बेसिस तो उस कंपोनेंट का पूरा ऑडिट कर दो, उस कंपोनेंट का पूरा ऑडिट कर दो। अगर कोई एरिया, अगर कोई कंपोनेंट, अगर कोई सब्सिडरी फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट है, पूरे का पूरा ऑडिट कर दो। अगर कोई कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है रिस्क के बेस पे तो उसने 3 कैटेगरीज बनाई। उसने कहा अगर रिस्क का इफेक्ट सारे एरियाज पे है तो वही काम करो जो ऊपर किया, पूरे कंपोनेंट का ऑडिट करवा दो। अगर उस रिस्क का इफेक्ट 1-2 एरियाज पे है फिर क्या करो? उनको ऑडिट कर लो, उनको वेरीफाई कर लो। किनको? उन एक ऑडिट ऑफ 1 or more अकाउंट बैलेंस आर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर लाइकली टू इंक्लूड रिस्क। जिस एरिया में रिस्क है उसको ऑडिट कर दो, जिस एरिया में रिस्क है उसको ऑडिट कर दो। चुन चुन के रिस्क को मारो है? जैसे वो कौन सा स्प्रे है जो चुन चुन के मारता है? मोर्टीन। उसका जिस एरिया में रिस्क है चुन चुन के उसका ऑडिट कर दो। यहां पे मुझे एक और कंसेप्ट याद आ गया, पता नहीं 805 का मुझे लग रहा है, 805 का लग रहा है। क्या ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है कि एक एरिया का भी, अकाउंट बैलेंस का भी हो सकता है? यहां से ये कंसेप्ट बिल्ड हुआ, ये 800 सीरीज में काम आएगा ये कंसेप्ट कि ऑडिट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरी कंपोनेंट का भी हो सकता है और ऑडिट सिर्फ रिसीवेबल का भी हो सकता है। ये कंसेप्ट जेल में रखिएगा, 800 सीरीज में काम आएगा। फिर कह रहा है और अगर रिस्क सिर्फ स्पेसिफिक किसी एक अकाउंट बैलेंस की एक अजर्शन में हो तो फिर उस अजर्शन से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स हैं वही परफॉर्म कर दो। अकाउंट बैलेंस या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन का ऑडिट तो हो सकता है, अजर्शन का ऑडिट नहीं हो सकता। अजर्शन की ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। भाई ये बात समझ आई? और अगर कंपोनेंट नॉन सिग्निफिकेंट है तो क्या करो? कुछ भी ना करो, है ना? ना 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 ना, कुछ ना कुछ जरूर करना होता है। क्या करना है? एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है।
और आप एग्जाम में सिर्फ यही लिख देंगे कि नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, इस पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने, ऑडिट नहीं करना। एग्जामिनर कमेंट्स में वो फिर कहेगा कि 3 में से 1 नंबर मिला था, क्यों? एनालिटिकल प्रोसीजर की बात लिखने के बाद ये भी लिखना था कि अगर एनालिटिकल प्रोसीजर से कोई रिस्क सामने आता है तो फिर उस रिस्क के स्पेसिफिक प्रोसीजर बताने हैं, और अगर एनालिटिकल प्रोसीजर से रिस्क सामने नहीं आता तो उसके प्रोसीजर नहीं बताना। क्लियर? तो बताइए फिर क्विक रिवीजन कर लें। हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे हम ये सीख रहे हैं हमारे कंपोनेंट्स को हमने वेरीफाई कैसे करना है। ये डिपेंड करता है। कंपोनेंट्स 3 तरह के होते हैं। पहला कंपोनेंट, अगर कोई कंपोनेंट फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट है, भैया क्या करेंगे, क्या वर्क परफॉर्म करना है? फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट है, उस कंपोनेंट का ऑडिट कर दो। अगर कोई कंपोनेंट फाइनेंशियल बेसिस पे सिग्निफिकेंट नहीं है, रिस्क बेसिस पे सिग्निफिकेंट है, तो क्या करना है? तो 3 ऑप्शन है, पूरे का ऑडिट कर दो, स्पेसिफिक एरिया काउंट बैलेंस का ऑडिट कर दो, या स्पेसिफिक असर्शन जिसमें रिस्क है उसके प्रोसीजर परफॉर्म करो। क्लियर? और अगर नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है तो क्या करना? हाँ, आगे पूरा एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। अगर एनालिटिकल प्रोसीजर से फिर आगे 2 पॉइंट, एनालिटिकल एग्जाम में ना आप हमेशा अगर मार खाएंगे ना, इस चीज से खाएंगे कि सरसरी बात कर देंगे। देखिए जो हम यहाँ पे 2 अरफी बात करते हैं ना, वो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए होती है। एग्जाम में तो आपको सारी कहानी भी लिखनी चाहिए। इफ दिस तो ये भी करना है, इफ डैट तो ये भी करना है। तो इफ दिस इफ डैट ये करना सीखे आंसर देते हुए। ठीक भाई? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो अगर कोई कंपोनेंट फाइनेंशियल बेसिस पे नॉन सिग्निफिकेंट है तो क्या करेंगे? कौन सा प्रोसीजर है? खा गया हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर। आज बता, अगर कोई रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करता तो फर्दर नहीं करा, देखा खा गया हमारा। अगर हो जाए तो फिर उसके ऊपर मैंने पूछा था, अब खुद सोच, मैंने पूछा था अगर कोई कंपोनेंट फाइनेंशियल बेसिस पे सिग्निफिकेंट नहीं है तो क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। इन्होंने ये बताए हैं। हालांकि मैंने फाइनेंशियल बेसिस को रूल आउट किया था, रिस्क बेसिस को रूल आउट नहीं किया था ना। आपको ये दोनों बताने चाहिए थे। फाइनेंशियल बेसिस पे सिग्निफिकेंट नहीं है तो हमने देखना है रिस्क बेसिस पे है कि नहीं। अगर रिस्क बेसिस पे है तो ये करेंगे, अगर रिस्क बेसिस पे भी नहीं है तो ये करेंगे। ये उसने केस स्टडी में टेस्ट किया हुआ है, इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले यही बात बताई थी ना, नहीं बताई थी? जब आपने वादा किया था नहीं भूलेंगे सर, कोई बात नहीं, अभी भी कोई बात नहीं, केस स्टडी सही कर लेना, बाकी खैर है। अच्छा, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, कहता है बाज़ औक़ात आपकी ये अप्रोच फेल हो जाती है। इमेजिन कर सकते हैं किस सिचुएशन में ये अप्रोच फेल हो जाएगी, ये वाली अप्रोच किस सिचुएशन में फेल हो जाए? इस अप्रोच से हमारे नॉर्मल ग्रुप वेरीफाई हो जाते हैं। अगर आपके जितने भी कंपोनेंट है सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएं तो कैसा रहे? काम आसान हो गया कि नहीं हो गया? सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट। अच्छा, ये हो सकता है कि नहीं कि सारे कंपोनेंट नॉन सिग्निफिकेंट हो जाए? हो सकता है। अगर कोई ग्रुप इनकॉर्पोरेट ही आखिरी महीने हुआ है या उसके ऑपरेशन बहुत सिंपल चंद एक है, हो रेयर है लेकिन हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एडेप्टर्स मिल जाएगा? फिर क्या करना चाहिए? स्टैंडर्ड कहता है उसमें से कुछ कंपोनेंट को सेलेक्ट करके ये वाले प्रोसीजर परफॉर्म कर दो। कुछ को सेलेक्ट करके, जैसे 10 कंपोनेंट है, 10 के 10 नॉन सिग्निफिकेंट है, 10 में से 4 सेलेक्ट करो और उन पे ये प्रोसीजर परफॉर्म करो और बाकी 6 पे ये कर, यानी सारे का सारा ऑडिट एनालिटिकल प्रोसीजर ना भड़काओ। यही कह रहा है भाई, बात समझ आई? आखिरी क्वेश्चन इस कंसेप्ट का, क्या ये जो हमने 10 में से 4 कंपोनेंट से सेलेक्ट करने हैं सारे के सारे ही नॉन सिग्निफिकेंट, इनमें से सेलेक्ट कर रैंडम बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे कि सिस्टमैटिकली कुछ चीजों को सामने रख के? हाँ, कुछ फैक्टर, वो फैक्टर उसने ये बताए, ये प्रोसीजर बता रहा है। ये सारे तकरीबन वही है जो ये वाले हैं। आप देखेंगे यही रिपीट हो रहा है सिवाय एक रिव्यू की ऑप्शन। यहां पे उसने रिव्यू की भी ऑप्शन दी हुई है, इसलिए बोल्ड किया हुआ। उधर रिव्यू की ऑप्शन नहीं है, रिव्यू की ऑप्शन नहीं है ना, रिस्क बेसिस पे जो सिग्निफिकेंट, यहां पे रिव्यू की ऑप्शन। और बाकी कह रहा है सिलेक्शन वेरी करेगी। जैसे आपने देखना है कंपैरेटिवली इनमें से कौन सा सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट में से भी कंपैरेटिवली कौन सा सिग्निफिकेंट, ये देख लें। इसी तरह कंपैरेटिवली किसमें रिस्क है, किसमें चेंजेस हुई हैं, किसमें अबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस हैं,
कोशिश करें इनको आइडेंटिफाई करें, रैंडम सिलेक्शन नहीं कर लेने, अकड़ बकड़ बम्बे वो ये नहीं करना, बल्कि आपने नॉन सिग्निफिकेंट में भी उसका भी नजर से देखना है किस किस कंपोनेंट में मसला हो सकता है, सारे कंपोनेंट नॉन सिग्निफिकेंट, लेकिन इसमें भी कौन सा कंपैरेटिवली अहम है। भैया कर लिया आपने कहा, प्रोसीजर परफॉर्म हो गए, सारे कंपोनेंट्स वेरीफाई हो गए, मुबारक हो, सारे कंपोनेंट्स वेरीफाई हो गए कि नहीं हो गए भाई, हो गए कि नहीं सारे कंपोनेंट वेरीफाई, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बेसिस पे भी हो गया, रिस्क बेसिस पे भी हो गया, नॉन सिग्निफिकेंट भी हो गया, और वो रेयर केस जिसमें सारे कंपोनेंट्स हो सकता है नॉन सिग्निफिकेंट हो, उसको उसकी ऑडिट स्ट्रेटजी क्या होगी वो भी पता चलेगा। भाई हो गया सिग्निफिकेंट कंपोनेंट की ऑडिट स्ट्रेटजी क्लियर, सिग्निफिकेंट ऑन रिस्क बेसिस की ऑडिट स्ट्रेटजी क्लियर, नॉन सिग्निफिकेंट की ऑडिट स्ट्रेटजी क्लियर। ये तो है जब कुछ सिग्निफिकेंट कुछ नॉन सिग्निफिकेंट, और अगर सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट हो उसकी ऑडिट स्ट्रेटजी क्लियर, क्या करना है उसमें, कुछ को सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसमें चार में से कुछ कुछ प्रोसीजर जैसे ऑडिट, रिव्यू, ऑडिट ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पेसिफिक ऑडिट, और ये सिलेक्शन डिपेंड करेगी, वेरी करेगी। अब कंपोनेंट्स हो गए वेरीफाई, हो गए कि नहीं हो गए, चलो शुक्र है एक काम तो हो गया। अब क्या काम रह गया, कंसोलिडेशन प्रोसेस। कितने स्टूडेंट्स ने कैफ लेवल पे कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस किए हुए हैं, सीफैप पे किए हुए हैं, कंसोलिडेशन का कंसेप्ट तो है ना। चलिए कह रहा है कंसोलिडेशन प्रोसेस, ग्रुप एंगेजमेंट टीम को क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करे क्लाइंट के कंसोलिडेशन प्रोसेस की। ग्रुप वाइड कंट्रोल, ग्रुप वाइड कंट्रोल होते हैं जो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कंट्रोल होते हैं, कुछ कंट्रोल होते हैं इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, कुछ होते हैं ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए भी कंट्रोल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे बात उन्होंने लिस्ट बनाई होती है कि ये वाली एडजस्टमेंट ग्रुप में जरूर होनी चाहिए, तो देखा जाएगा उस लिस्ट के मुताबिक एडजस्टमेंट सारी होगी कि नहीं होगी। इवैल्यूएट वेदर ऑल कंपोनेंट्स हैव बीन इंक्लूडेड, वैल्यूएट करना है सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड हो गए हो ग्रुप में, कोई रह ना गया हो, बाजू कुछ ब्रांचेस रह जाती हैं खास तौर पे लॉस मेकिंग वाली। वैल्यूएट वेदर सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंफर्मेशन इंक्लूडेड, यानी जो कंपोनेंट में भिजवाई है वही ग्रुप में इंक्लूड हुई है, ये तो नहीं भिजवाई कोई और हो ग्रुप में इंक्लूड कोई और की हो, उधर से रिसीवेबल हो 20 मिलियन का, इधर से पेएबल हो 15 मिलियन का, और इधर 15 मिलियन करके प्रोसेस कर दिया हो। भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। आपको पता है ये प्रैक्टिकली ना सबसे बड़ी जो एक दो क्लाइंट्स थे उनमें हमारे कंसोलिडेशन जब होती थी ना, तो पूरा सारी कंसोलिडेशन की को रिकंसाइल, एक होल्डिंग थी एक सब्सिडरी थी, उनकी रिकंसिलिएशन एक बंदा कर रहा होता था, और लिटरली सारी बाकी की ऑडिट टीम दुआएं कर रही होती यार टैली हो जाए, टैली हो जाए, क्योंकि जिस वक्त वो टैली होते था इंटर कंपनी बैलेंसेस, उस वक्त ऑडिट कंप्लीट होता था, उससे पहले किसी को कुछ पता नहीं होता था किस वक्त इस एरिया में एडजस्टमेंट आ जाए कोई है। तो ये हमारा सेम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो इधर सब्सिडरी ने सेंड की है वही होल्डिंग कंपनी के साथ रिकंसाइल करके रिकॉर्ड कीजिए ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वैल्यूएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, और यहीं से केस स्टडी उठेगी। कहां कंसोलिडेशन प्रोसेस में सबसे अहम चीज क्या वेरीफाई करना है भला, एडजस्टमेंट। बाकी के तो रूटीन के जैसे होता है ना, किसी एरिया को वेरीफाई करते रूटीन, भाई जनरल लेजर के साथ मैच कर लो, जीएल के साथ मैच कर लो, ठीक है, क्लाइंट का सब्सिडी का रिकॉर्ड ले लो, उससे मैच कर लो, टोटल करके देख लो, ये भी प्रोसीजर है किसी भी एरिया को वेरीफाई करने के लिए। लेकिन ये प्रोसीजर रूटीन के हैं, काम के प्रोसीजर तो वो होते हैं ना जो स्पेसिफिक होते हैं। काम के प्रोसीजर कौन से होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। मैं भाईजान से कहूं, ए भाई क्लाइंट ने ऐसे कस्टमर्स को सेल की है जिनसे फुल रिकवरी एक्सपेक्टेड नहीं है, ऐसे डेटर्स हैं, इससे रिलेटेड प्रोसीजर तो बताओ। ये कि सर क्लाइंट से डेटर्स का लिस्ट लेंगे, उसका टोटल कर लेंगे, देखेंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मैच करता है कि नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच करता है कि नहीं करता, ठीक है, ये चीजें देख लेंगे। क्या ये एक रेलिवेंट प्रोसीजर है? ये तो रूटीन का प्रोसीजर है। आपने तो रेलिवेंट प्रोसीजर बताने, याद है रेलिवेंट प्रोसीजर, एजिंग एनालिसिस और डेटर की रिकवरी के ऊपर, रिकवरेबिलिटी, प्रोविजन फॉर बैड डेट की एक्यूरेसी के ऊपर क्या प्रोसीजर होते हैं? एजिंग हो गई, ईयर एंड के बाद रिकवरी, शाबाश, सब्सिक्वेंट कलेक्शन,
कोई बैंकरप्ट हो गया, उसमें डिस्प्यूटेड, ठीक है, ठीक। तो आपको ये तो मैंने आपको बताया ना, स्पेसिफिक कोई भी एरिया आपको दे दिया जाए, आपको इस काबिल होना चाहिए, उसके प्रोसीजर बता दें। ये कैफ लेवल पे भी मोस्ट सिग्निफिकेंट स्किल थी, सीफैप लेवल पे भी मोस्ट सिग्निफिकेंट स्किल है क्या, आपको कोई भी एरिया दे दिया जाए, आपने उसके जनरल नहीं स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलने से पहले एक और एरिया पूछ लूं कि कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट की तरफ चले, एक और एरिया पूछ लेना, फिर नमाज की ब्रेक करते हैं, उसके बाद फिर हमारे क्लाइंट ने कॉन्टैक्ट किया कुछ पार्टीज के साथ, ड्यू डेट थी 20 की, 20 की डेट गुजर गई, 30 आ गई, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ईयर एंड 30 तारीख है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही है। बताइए, इवैल्यूएट द सिचुएशन। क्लाइंट ने कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 को नहीं तो इस 20 को नहीं तो अगली 20 को डिलीवर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? गोइंग कंसर्न इशू हो सकता है। वो तो सर जी डिले ही हुआ है, डिले ही हुआ है, खत्म थोड़ी, ये थोड़ी ऑपरेशन थोड़ी बंद कर दी है। गोइंग कंसर्न का इशू नहीं है, कंट्रोल से वीक हो मतलब वो भी इधर ही पड़ी हुई है ना, वो तो ऑर्डर डिलीवर ही नहीं किया, वो तो चीज अभी बनी नहीं, इसलिए डिलीवर नहीं की, चीज बनी होती है डिलीवर ना कर देते। फेक एग्रीमेंट हो सकता है। अच्छा, ओवर थिंकिंग ना किया करें आप। कैफ 4 पढ़ा, कैफ 4 बिजनेस लॉ पढ़ा, उसमें एक सिंपल कंसेप्ट होता था, किसी भी पार्टी के साथ आए कौन से कॉन्ट्रैक्ट की ड्यू डेट हो, टाइम एसेंस है उसमें, आपने अगर ड्यू डेट पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, पेनल्टी पे करना पड़ेगी। तो हमने देखना क्लाइंट ने पेनल्टी रिकॉर्ड की है कि नहीं की, पहली चीज। और स्टेप बताइए अगला, दूसरा स्टेप क्या देखना है? अगले 20 को भी डिलीवर कर, फिर ओवर थिंकिंग। अच्छा, सामने की चीज बड़ी होती है। क्लाइंट ने कहा प्रोविजन रिकॉर्ड कर लिया सर, हमने पहला प्रोसीजर ये देखा पेनल्टी, क्लाइंट ने कहा कर ली पेनल्टी रिकॉर्ड, हमने कहा बस काम खत्म। क्यों? ठीक है कि नहीं? यस, वो अमाउंट पेनल्टी की ठीक है कि नहीं, ये किसने देखना है? किसने देखना है? आपने कैसे देखेंगे जी? एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे, एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे, उससे टर्म्स जो पेनल्टी क्लास है उसे रिकैलकुलेट करेंगे। ये हमारा एक बड़ा क्लाइंट था, नॉर्मली बड़े क्लाइंट जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनमें पेनल्टी क्लास होती है, उनमें पूरा 4 दिन इसी चीज में लग जाते थे, कितने कितने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हुई है, हर एक की पेनल्टी क्लास के लिहाज से पेनल्टी रिकॉर्ड करो। वो अदर इनकम होती थी उनकी, ठीक है, पता नहीं अल्लाह जाने किस अकाउंट हेड में रिकॉर्ड करते होंगे, लेकिन पेनल्टी भी कैसे पता चलती है? पेनल्टी ठीक है, पेनल्टी रिकॉर्ड होगी कि नहीं है कैसे पता चलेगी? जब किसी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, कंफर्म है पेनल्टी आएगी। और इसके प्रोसीजर में एक तो आपने पेनल्टी की बात करनी है, फिर दूसरा उस कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट लाजमी करना है। ये प्रोसीजर आपके ना, हाँ ये जरा करें मेहनत इसके ऊपर। चलिए, अच्छा अभी तक हमने यहां तक कहानी पहुंचा दी कि कंसोलिडेशन प्रोसेस में देखेंगे कुछ रूटीन के कंसेप्ट्स हैं, लेकिन सबसे अहम कंसेप्ट क्या है? कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। अब आपने ना, आप ब्रेक है, नमाज की ब्रेक है, नमाज के बाद आपको 10 मिनट मिलेंगे, आपने तसल्ली के साथ सोचना है, क्या ये फूड फॉर थॉट देके जा रहा हूं, वापसी आऊं तो आप वार्म अप हुए हो, कंसोलिडेशन में कौन कौन सी एडजस्टमेंट हो सकती है और उस एडजस्टमेंट को मैं कैसे वेरीफाई करूंगा? क्या सोचना है? नमाज पढ़ने के बाद क्या सोचना है? कंसोलिडेशन में कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती है और मैंने उसको कैसे कैसे वेरीफाई करना है एज ऑडिटर, कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है, अकाउंटेंट बनके नहीं सोचना, कैसे कैसे वेरीफाई करना है ऑडिटर बनके। भाई पता चल गया? चलिए, लिस्ट खुद बनाए एडजस्टमेंट कौन कौन सी है और उसको वेरीफाई कैसे करना है, ये आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। तो अभी नमाज की ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। एडजस्टमेंट लिख लिया आपने? क्या क्या एडजस्टमेंट लिखी मेरे भाई ने? इंटरकंपनी बैलेंस, शाबाश। इंटरकंपनी सेल परचेज, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की सेल परचेज, रिसीवेबल पेएबल, इंटरकंपनी लोन्स, डिविडेंड, ये सारी एडजस्टमेंट्स होती है ना कंसोलिडेशन में। मुझे सबका नहीं पता, मुझे सिर्फ 2-4 बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट का पता है। वो गुडविल है, वो आपने बताई नहीं, गुडविल की हुआ करते थे, ठीक है। चलिए, ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं। अब कुछ एडजस्टमेंट मैं आपके सामने रखूंगा, आपने मुझे उसके प्रोसीजर्स बताने हैं। अगर इनके प्रोसीजर बता दिए तो मैं ज्यूम करूंगा आप किसी भी एडजस्टमेंट के प्रोसीजर बता सकते हैं।
कह रहा है आपने कंसोलिडेशन प्रोसेस में सबसे अहम स्टेप है जो कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स उनको चेक करना है, वो करेक्टली कैलकुलेट हो, प्रोसेस हो, ऑथोराइज हो, प्रॉपरली उनकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हो और अंडरलाइंग इवेंट्स या ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट कर रही हो। इन शॉर्ट वो कह रहा है ये नीचे जितनी भी एडजस्टमेंट्स है ना इनको वेरीफाई करना आपको आना चाहिए। एग्जाम में वो स्टैंडर्ड में उसने ये चीजें बताई हैं, लेकिन आपको पता है ये जनरल बातें हैं। जनरल स्टैंडर्ड में बताता, स्टैंडर्ड में और पेपर में फर्क क्या होता है? स्टैंडर्ड में बताता है जनरल प्रोसीजर और पेपर में कौन से पूछता है? उन्हीं के स्पेसिफिक प्रोसीजर। कहता है जब मैंने ये कह दिया ना कि सारी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स में आपने देखना है, उसको करेक्टली कैलकुलेट करो, प्रोसेस करो, डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, तो फिर मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट को कैसे वेरीफाई करेंगे। ना ना, जनरल नहीं पूछूंगा, बताया जनरल है, पूछेगा स्पेसिफिक। जैसे वो पूछेगा अनरियलाइज्ड गेन, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल सुने, 2 दिन पहले, ये रेट से 2 दिन पहले होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को 10 रुपए की इन्वेंट्री 12 रुपए में बेच दी उधार, जो कि अनसोल्ड है। समझ आ गया? बताइए इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? बताइए बताइए बताइए, क्या करेंगे, क्या एडजस्टमेंट्स करेंगे, क्या चीज चेक करेंगे? सेल रिवर्स होगी, सेल परचेज रिवर्स होगी, और प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया ना। जब सेल और परचेज रिवर्स हो गई तो उनका डिफरेंशियल प्रॉफिट ऑटोमेटिकली रिवर्स हो गया। बस ऐसे ना किया करें। इन्वेंट्री में भी तो एडजस्टमेंट आएगी। वो जो इन्वेंट्री में अनरियलाइज्ड गेन पड़ा है 2 रुपए का, उसको रिवर्स नहीं करना, वो भी तो करना है। देखा, अब समझ आई? सारी एडजस्टमेंट अभी पूरी नहीं हुई। क्या करते हैं? मैंने कहा था उधार, तो रिसीवेबल पेएबल किसने एडजस्ट करना था? नहीं, अभी पूरा एडजस्टमेंट नहीं। कोई बात नहीं, अगले ट्राई करते हैं। इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड एनी इंपेयरमेंट। ठीक है, गुडविल रिकॉग्नाइज की गई, कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीदे होल्डिंग कंपनी ने, ठीक है, और वैसे तो अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शायद कॉस्ट पे आती है वो इन्वेस्टमेंट, है ना, कॉस्ट पे, लेकिन जब कंसोलिडेशन बन रही होती है तो फेयर वैल्यू पे आते हैं एसेट्स, और डिफरेंशियल अमाउंट जो होती है कॉस्ट ऑफ गुडविल आती है। ठीक है, गुडविल रिकॉग्नाइज की है, कैसे वेरीफाई करेंगे इस गुडविल को? चेक करेंगे, इसमें जो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स होती है उनको देखेंगे। शाबाश, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन चेक करेंगे, कॉस्ट और फेयर वैल्यू का डिफरेंस होना चाहिए। कॉस्ट को कैसे वेरीफाई करेंगे? जो पैसे दिए वही कॉस्ट होगी, कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कोई एग्रीमेंट हुआ था, उसमें जो लिखी गई है वो कॉस्ट होगी। असल कॉस्ट क्या होनी चाहिए? जो पैसे पे करें वो, कि जो एग्रीमेंट में तय पाई है, जो एग्रीमेंट में तय। तो सोर्स क्यों नहीं बताते? अगर कैश कम ज्यादा पे किया तो इसका मतलब वो कॉस्ट होगी क्या? फेयर वैल्यू कैसे कंफर्म करेंगे एसेट लायबिलिटी की, बताएं? क्योंकि केस स्टडी में वो ये प्रोसीजर पूछेगा आपसे। इस क्वेश्चन में नहीं, 600 में नहीं तो 700 में पूछ लेगा, 700 में नहीं तो 315 में पूछ लेगा, 315 में नहीं तो 34 किसी और स्टैंडर्ड में पूछेगा जरूर। बताइए, एक्सपर्ट की रिपोर्ट से उसे क्या कहते हैं? एक एसेट को रिवैल्यू करना ना, उसके लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट होती है। सारे बिजनेस को एक्वायर करना, उसके लिए ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट होती है। लिखें ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। बिजनेस को एक्वायर करना तो ड्यू डिलिजेंस। और ये तो आसान था, गुडविल की रिकॉग्निशन। अब मेरा भाई मुझे ये बताएगा भाई, जहां गुडविल है इंपेयरमेंट का रिस्क भी होता है कि नहीं? ठीक है, तो इंपेयरमेंट को चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? गुडविल की कैलकुलेशन तो इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए होती है ना, जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होती है उसमें तो हो सकता है ये गुडविल इंपेयर हो गई हो। क्लाइंट की वर्किंग लेंगे, वो टेस्ट करेंगे, और कोई देखेंगे ऐसा इवेंट जो कि गुडविल पे नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहा हो, और वैल्यू इन यूज, जिसमें फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रोजेक्शन भी शामिल होंगी। शाबाश, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, ये भी गुडविल में आती है। डिफरेंस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रॉब्लम है कोई? अच्छा, अब सुने, होल्डिंग कंपनी की 2 सब्सिडरीज हैं, एक की इन्वेंट्री वैल्यूएशन बेसिस है FIFO, एक ही है वेटेड एवरेज। कोई प्रॉब्लम है? बताइए किस पे आनी चाहिए ये? वेटेड एवरेज पे के FIFO पे? हाँ, अब आया ना लाइन पे। पहले वेटेड एवरेज बोल रहे थे कि FIFO बोल रहे थे। जो पेरेंट की है उसके ऊपर।
तो बताइए, अगर कंपोनेंट आइटम ने वेटेड एवरेज के ऊपर वैल्यूएशन की है और अनमोडिफाइड रिपोर्ट दी है और ग्रुप मैनेजमेंट ये कहती है कि सर ऑडिट करवाने की क्या जरूरत है, कंपोनेंट का ऑडिट हुआ तो हुआ है, दोबारा भाई अब कंसोलिडेटेड का ऑडिट करना है और कंसोलिडेटेड में जो ग्रुप के मुताबिक पॉलिसीज हैं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। भाई ये क्लियर? अच्छा आगे चलते हैं। डिफरेंस इन ईयर एंड, ये कभी आपने क्वेश्चन किया कभी काउंटिंग में कभी गए जिसमें होल्डिंग कंपनी का ईयर एंड कोई और सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड कोई और हो? कभी नहीं। अच्छा सीला में कंसेप्ट होता था, ये मुझे याद है, जिसमें वो कहता था कि अगर फर्क है, डिफरेंस है, तो कोशिश करेंगे कि दोनों का ईयर एंड होल्डिंग और सब्सिडी का सेम हो। कंपनी में कंसेप्ट होता था, ये अभी भी है। काउंट ऑडिट में बताइए क्या कह रहे हैं, क्या पॉसिबल है कि नहीं, ये बताइए पॉसिबल है कि नहीं। सारी बातें छोड़े, लॉ क्या कहता है काउंटिंग के, होल्डिंग का, और होल्डिंग का है ईयर एंड फर्ज कीजिए 31 दिसंबर, सब्सिडरी का है 31 अक्टूबर। क्या करना है पहले बताइए, होल्डिंग को हिला के सब्सिडरी के बराबर लाना है कि सब्सिडरी को एक्सटेंड करके होल्डिंग के बराबर? चले शुक्र है, ये तो ठीक। क्या करें? स्टेप नंबर 1 में बताइए क्या करेंगे। 2 महीनों की अगर एक्चुअल है तो एक्चुअल ले ले फिगर्स, एक्चुअल नहीं है तो क्या करें, बजटेड ले ले, मैनेजमेंट अकाउंट्स जिसे कहते हैं। और वो क्या करें, वो 31 अक्टूबर वाली फिगर में ऐड कर दें। हाँ अगर एक्चुअल अवेलेबल है ना तो एक्चुअल ले लें, अगर एक्चुअल, लेकिन एक्चुअल अवेलेबल नहीं है तो मैनेजमेंट के बजट एस्टिमेट्स क्लोज अमाउंट से आप स्टैंडर्ड इजाजत देता है, जो अप्रोक्सीमेशन है उसे कर सकते हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन। मेरा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, सब्सिडरी का ईयर एंड है 31 अक्टूबर, होल्डिंग का ईयर एंड 31 दिसंबर, क्या इन दोनों की फिगर्स को ऐड अप कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते। सब्सिडरी को आगे लेके जाना कि होल्डिंग को पीछे लेके आना? आगे लेके। तो इस मेरा ये कहना है कि इन नवंबर और दिसंबर की जो इनकम एक्सपेंसेस वगैरह होंगी वो सब्सिडरी की फिगर्स में ऐड कर देंगे, उसके बाद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। ट्रू और फॉल्स? एक मिनट भाई, बात समझ आ गई ना, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आई, तीसरी दफा सुन लें। अब सब्सिडरी का ईयर एंड है 31 अक्टूबर, सब्सिडरी की जो फिगर है उसमें 2 महीने की बजटेड इनकम एक्सपेंस ऐड कर देंगे तो वो 31 दिसंबर तक पहुंच जाएगी। उसके बाद होल्डिंग की फिगर के साथ ऐड कर सकते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। कर लें? फॉल्स क्यों इसमें? बजटेड नहीं है, अच्छा बजटेड की रीजनेबलनेस चेक करनी है, बिल्कुल वो रहता प्रोसीजर, लेकिन असल में कंसेप्ट ये था कि इसमें हेड से 2 महीने बढ़ा रहे हैं ना, तो टेल से 2 महीने कम भी तो करने हैं। ठीक है, इसमें ये एडजस्टमेंट, ये प्रोसीजर लिखा होगा उसने, एक केस स्टडी में बताया था। और फिर जो फर्दर 2 महीने मैनेजमेंट अकाउंट्स के ऐड किए हैं, क्या उनको प्रोसीजर परफॉर्म करके वेरीफाई करना है कि नहीं करना? उनको भी करना है। तो ये अब एडजस्टमेंट मुझे बताइए, अगर ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एडजस्टमेंट या इनके अलावा भी कोई एडजस्टमेंट हो सकती है। अब आप ज्यादा एक्सपर्ट है अकाउंटिंग के, उनको हैंडल कर लेंगे, प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे। आपने ये ध्यान में रखना है कि एक एडजस्टमेंट के ना 4-5 नंबर के साथ पूछेगा। जब एक एडजस्टमेंट आएगा तो आपको कम से कम 4-5 प्रोसीजर पता होने चाहिए ऑडिट प्रोसीजर के, कैसे वेरीफाई करेंगे। चलिए जी, अब ये हमें ये पता चल गया कंपोनेंट्स को कैसे वेरीफाई करना है, एग्रीड। हमें पता चल गया कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट को कैसे वेरीफाई करना है, एग्रीड। अब आगे चलते हैं, क्या कोई कम्युनिकेशन करनी है? जैसे नॉर्मली हमारे नॉर्मल क्लाइंट के नॉर्मल ऑडिट क्लाइंट के केस में मैनेजमेंट के साथ, 2 चाबी गवर्नेंस के साथ सिग्निफिकेंट मैटर्स कम्युनिकेट करते हैं हम। नॉर्मली हम ऑडिट के दौरान जो सिग्निफिकेंट मैटर्स हमारे सामने आते हैं, हम मैनेजमेंट को 2 चाबी को कम्युनिकेट करते हैं। याद है, जैसे वो मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है, कोई रिपोर्ट पे कोई मॉडिफिकेशन आ रही है वगैरह वगैरह। ठीक है, रिलेटेड पार्टीज कम्युनिकेट, रिलेटेड पार्टी पढ़ा है हमने 550। रिलेटेड पार्टी के हवाले से मैनेजमेंट को क्या कम्युनिकेट करते हैं, डायरेक्टर्स को क्या कम्युनिकेट करते हैं? मैनेजमेंट डायरेक्टर्स को करती है, हम डायरेक्टर को नहीं करते। हाँ तो टीटीसी डायरेक्टर ही होता है, ये मेरा भाई बताएगा। हाँ, अगर मैनेजमेंट ने कोई रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई नहीं की तो वो हम डायरेक्टर्स को बताते हैं, या कोई रिलेटेड पार्टी विदाउट अप्रूवल कर, वो भी डायरेक्टर्स को डायरेक्ट बताते हैं। वरना नॉर्मली हम जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, वो मैनेजमेंट के साथ तो डिस्कस कर रहे होते हैं रिलेटेड पार्टीज के।
अप्रूवल वगैरह के लिए, चेक करने के लिए। तो इसी तरह ग्रुप ऑडिट के केस में भी क्या कोई कम्युनिकेशन होगी हमारी ग्रुप मैनेजमेंट के साथ? क्या कम्युनिकेशन होगी 2-4 गवर्नेंस के? बिल्कुल। और ये सारी कम्युनिकेशन याद रखें विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप ऑडिट होगी। अब ये बाकी रूटीन के इनमें कोई कंसेप्ट नहीं है केस स्टडी के हवाले से, और ये पढ़े भी तो समझ आ जाएगा आपको। जैसे डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल एट कंपोनेंट्स आर इन ग्रुप वाइड कंट्रोल, fraud or suspected fraud matter significant to financial statement component for whom component management may be unaware। अच्छा, मैं 2 चीजें आपको बताना चाहता हूं, मुझे याद आ गया। स्टैंडर्ड ने 2 चीजों पे डिस्कशन किया है, ओवरव्यू टाइप, फिर कम्युनिकेशन विद 2-4 गवर्नेंस। हम उन्हें बताते हैं हम कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करने लगे, क्या काम करवाएंगे। जैसे वो होता था ना इंटरनल ऑडिटर में भी डायरेक्ट असिस्टेंस जब ऑब्टेन करते थे या यूजिंग, तो उसमें हम कम्युनिकेट करते थे डायरेक्टर्स को, याद है कि प्लान यूज ऑफ वर्क क्या होगा हमारा, उनसे अप्रूवल वगैरह भी लेते। तो ये उसी तरह की चीजें हैं। हाँ, जो अहम चीज है वो ये स्टैंडर्ड ये कहता है, नॉर्मली पूरे स्टैंडर्ड में जितना को मैंने पढ़ा ना, एक लाइन के अलावा किसी जगह पे भी स्टैंडर्ड ने ये नहीं कहा कि ग्रुप ऑडिटर डायरेक्ट कंपोनेंट मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन करे, डिस्कशन करे, नहीं कहा। ग्रुप ऑडिटर की कम्युनिकेशन किसके साथ होती है? ग्रुप मैनेजमेंट के साथ या कंपोनेंट ऑडिट। वो डायरेक्ट नहीं होता कंपोनेंट मैनेजमेंट के साथ, ग्रुप ऑडिटर डायरेक्ट नहीं होता। और एक जगह पे ना वो उसकी रीजन भी बताता है, कहता है फर्ज कीजिए, अच्छा बड़ा ना एक अजीब सी सूरत हाल वो हमें दिखाता है। कहता है क्या कभी ऐसा हो सकता है, ये कम्युनिकेशन रूटीन का पॉइंट है, सिर्फ एक जो जरा हटके कंसेप्ट है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंफॉर्मेशन जो कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रही हो, वो ग्रुप मैनेजमेंट को पता हो लेकिन कंपोनेंट मैनेजमेंट को ना पता हो? बताइए, सिचुएशन समझ रहे हैं कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर रही है लेकिन वो कंपोनेंट मैनेजमेंट को नहीं पता, ग्रुप मैनेजमेंट को पता है। इसकी उसमें 3-4 एग्जांपल देता हूं, लिटिगेशन, सब्सिक्वेंट इवेंट, प्लान डिस्पोजल वगैरह। एक इजी एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, कंसेप्ट समझ ना। कंट्रोल ग्रुप मैनेजमेंट करिए कंपोनेंट, एग्रीड। अगर ग्रुप के जो होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स मैनेजमेंट ये फैसला कर लें कि हमने इस सब्सिडरी के एसेट्स को डिस्पोज करना है, अब बताइए ये इंफॉर्मेशन सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रही है? क्योंकि उसकी क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट एसेट की चेंज हो जाएगी जब इंटेंशन होती। लेकिन क्या कंपोनेंट को पता होगी, कंपोनेंट मैनेजमेंट को नहीं पता। फर्ज करें ग्रुप ऑडिटर को पता है, क्या ग्रुप ऑडिटर कंपोनेंट मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दे कि आप अपने इन एसेट्स को, आपकी जो पेरेंट कंपनी है उसका इरादा इनको सेल करना है, इन एसेट्स को करंट में क्लासिफाई करें और फिर वैल्यूएबल? क्यों नहीं करना चाहिए? शाबाश, कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब अगला सवाल, क्या ग्रुप ऑडिटर को ये इंफॉर्मेशन कंपोनेंट ऑडिटर को कम्युनिकेट करनी चाहिए? कंपोनेंट ऑडिटर को करनी चाहिए। स्टैंडर्ड कहता है उसे ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं करेगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो कंपोनेंट ऑडिटर को मशवरा देगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ना करो। यानी रीजन नहीं बताएगा। अजीब बात है ना, रीजन नहीं, क्यों नहीं? अच्छा खुद सोचे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है कि सही है कंपोनेंट की? गलत है, ठीक है। और ग्रुप ऑडिटर की मजबूरी समझे, वो बता भी नहीं सकता कंपोनेंट ऑडिटर को कि गलत है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की वजह से। तो वो स्टेप नंबर 1 स्टैंडर्ड ये कहता है ग्रुप एंगेजमेंट टीम को कहो, ग्रुप मैनेजमेंट को कहो कि वो कंपोनेंट मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करे, खुद ना कम्युनिकेट करना। अगर ग्रुप मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे, 2 शाबी गवर्नेंस को कहो वो भी रिफ्यूज कर दे, फिर भी खुद नहीं बताना कंपोनेंट ऑडिटर से कहना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना ऑडिट करो। कहेगा क्यों ना करो, ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? ये नहीं बताएंगे, आगे तुम्हारी मर्जी है, आगे तुम्हारी कंपोनेंट ऑडिटर। भाई ये बात समझ आ गई? ये तो याद रखें, इसमें मेन कंसेप्ट क्या समझ में आया कि ग्रुप ऑडिटर ने कंपोनेंट मैनेजमेंट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करनी। आप बेसिक कंसेप्ट ये बना लें, कभी नहीं करने। एक जगह पे एक्सेप्शन है लेकिन वो थोड़ा अजीब सा कंसेप्ट है, पहले ये कंसेप्ट पक्का कर लें, वो फिर कभी देखेंगे। ग्रुप ऑडिटर ने कंपोनेंट मैनेजमेंट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करनी है, तो किसके साथ करनी है? तो किसके साथ? अच्छा अब किसके साथ?
कंपोनेंट ऑडिटर तो अभी हम पढ़ ही नहीं रहे। यहां पे मुझे ये बताया, अच्छा एक चीज बताइए, कम्युनिकेशन विद ग्रुप मैनेजमेंट है एंड दो चाबी गवर्नेंस है, कंपोनेंट ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, वो किधर गई? उनका आपस का मामला है ना। वो किधर गई? क्या ग्रुप ऑडिटर कंपोनेंट ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन नहीं करता? करता है, यस करता है। और बड़ी भाई सारा काम ही ग्रुप ऑडिटर ने बताना है कंपोनेंट ऑडिटर को, भाई तूने करना क्या है, ठीक है? या अगर ऑलरेडी हुआ भी हो तो फिर भी उससे वो डॉक्यूमेंट्स तो शेयर करवाने हैं, उससे कम्युनिकेशन तो होगी। वो यहां पे क्यों नहीं है? आगे क्यों बताएगा? आगे बताएगा, सही कहा। क्यों? क्योंकि ये हमारा सेक्शन है पार्ट ए, जो हमें बताता है कि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे वेरीफाई करना है। वो तो पार्ट बी है ना, जो कहता है कि अगर कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज किया तो आपकी जिम्मेदारियां क्या होगी। वो तो पार्ट बी है, तो पार्ट बी में बताएगा। नहीं समझ आई ना बात की? देखें पहले समय पे, देखें पहला सवाल लर्निंग ऑब्जेक्टिव की लिस्ट वाला देखें, पार्ट ए। अभी हम कहां पे? अभी तो हम पार्ट ए में। अभी तक कंपोनेंट ऑडिटर को हमने बुलाया ही नहीं, बस बरसबीले तज़किरा कभी कभी उसका जिक्र कर लेते हैं, याद कर लेते हैं उसको। आया नहीं सामने, याद तो आता है ना, हाँ, आने वाला है, उसे पाएगा, फिर कम्युनिकेशन उसके बाद आएगी। अच्छा अगला कंसर्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये 800 की सीरीज में भी ये कंसर्ट, अभी थोड़ी देर पहले भी 800 की सीरीज में कंसर्ट बताया था, वो क्या था भूल गया। हाँ वो क्या कंसेप्ट था जो मैंने भी बताया था, 800 सीरीज में भी आएगा। हाँ जी, के ऑडिट कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी हो सकता है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी हो सकता है, सिंगल अकाउंट एलिमेंट एरिया का भी हो सकता है। ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अच्छा ये भी बड़ा, ये है छोटा सा कंसेप्ट लेकिन है टेक्निकल। इंडिविजुअल कंपनी की होल्डिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुआ 10 मार्च को, रिपोर्ट साइन हुई 10 मार्च। सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई 5 मार्च को, ठीक है? सब्सिडरी 5, होल्डिंग 10। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हुए हमने सब्सिक्वेंट इवेंट किस डेट तक कंसीडर करना है? 10 तक। गलत, ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होल्डिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग कंसेप्ट है और ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग कंसेप्ट है। तो अगर ग्रुप का ऑडिट कर रहे हैं तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कब तक देखना है? ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक। किस तक? ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट की डेट। और इंटरेस्टिंग है ना कि सब्सिडरी का 5 तारीख तक होगा, होल्डिंग का 10 तक और ग्रुप का 15 तक। तो इसका मतलब है ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब सब्सिडरी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आएगी तो उसमें सब्सिक्वेंट इवेंट का इफेक्ट किस डेट तक लेना है? ग्रुप की ऑडिट रिपोर्ट तक। तो जरा सोचिए, कहानी मुश्किल होती जा रही है। सोचिए क्या ऐसा हो सकता है कि सब्सिडरी की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक सब्सिक्वेंट इवेंट ना आया हो और जब वही सब्सिडरी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ग्रुप में जाए तो तब सब्सिक्वेंट इवेंट को याद है? आ सकता है। क्यों भला? क्योंकि ग्रुप में, अब ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करते हुए सब्सिक्वेंट इवेंट हमने सारे ग्रुप के कब तक देखने हैं? ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट। ये कंसेप्ट समझ आ रहा है ना? मजे का कंसेप्ट, मुझे तो वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था ये। सब्सिडरी जब अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की देखेगी ना सब्सिक्वेंट इवेंट, वो अपनी इंडिविजुअल रिपोर्ट तक देखेगी या वो अपने इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करेगी, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब इशू होनी है और उसका ऑडिटर देखेगा इंडिविजुअल वाला रिपोर्ट। देखिए यही फर्क है, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट अलग कंसेप्ट है और ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपोनेंट का ऑडिट अलग कंसेप्ट है। ये बात अगर समझ आ गई ना, सारा स्टैंडर्ड खुल के समझ आ गया आपको। क्या कि इंडिविजुअल कंपोनेंट का ऑडिट अलग कंसेप्ट है, अलग चीज है, और ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपोनेंट का ऑडिट अलग कंसेप्ट। उनके रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी करेंसी, उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, उनका इवन मटेरियलिटी लेवल डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है जी। तो सब्सिक्वेंट इवेंट वाली बात समझ आ गई? नहीं पसंद आई? नहीं थी अच्छी? अच्छे था, अच्छा कंसेप्ट था, अच्छा कंसेप्ट था। हाँ वो ये कहता है कि अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो फिर आपने सब्सिक्वेंट इवेंट का एक्टिव रिव्यू करना है, और अगर आप ऑडिट के अलावा कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं ना तो फिर इनका पैसिव रिव्यू करना है। अब एक्टिव रिव्यू और पैसिव रिव्यू क्या होता है? नहीं बता सकेंगे ये भाई, तो बिल्कुल नहीं बता सकेगा। ये सिर्फ स्कोर बता सकेगा क्या हुआ है और कुछ नहीं बता सकेगा। एक्टिव रिव्यू पैसिव रिव्यू क्या है?
क्यों नहीं बताना, क्यों क्यों क्यों? में अच्छा, किस स्टैंडर्ड में डिस्कस हुई है ये टर्म? यार ऐसे ना करे, सब्सिक्वेंट इवेंट 560 है यार, ऐसे ना, 560 में डिस्कस हुई है। अच्छा चलो ये बता दो, वो कह रहा है मैं एक्टिव और पैसिव रिव्यू की बात नहीं करता, वो कह रहा है ऑडिट ऑफ कंपोनेंट्स है तो एक्टिव रिव्यू होगा, वर्क अदर देन ऑडिट ऑफ कंपोनेंट्स है तो पैसिव रिव्यू होगा। मुझे एक्टिव पैसिव ना बताओ, मुझे ये बताओ वर्क अदर देन ऑडिट क्या होता है, किसी कंपोनेंट पे वर्क अदर देन ऑडिट क्या होता है? ऑडिट के अलावा कोई और सर्विस क्या होता है? क्या होता है एग्जांपल बताएं ना। वेरीफाई करना तो जनरल वर्ड है, वो कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए था। वेरीफाई करना है कंपोनेंट को, इसमें ऑडिट के जरिए से भी वेरिफिकेशन होती है, ऑडिट के अलावा और किस चीजों से वेरिफिकेशन होती है? रिव्यू, ऑडिट ऑफ अकाउंट बैलेंस आर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन और स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स। ये 4 चीजें पढ़ी हमने। ऑडिट अलग हो गया, बाकी 3 ये थी एग्जांपल। नहीं ध्यान से पढ़ते स्टैंडर्ड आप, ये अभी पढ़ाया एब्सर्ड था क्या है? ज़हनी तौर पे एब्सर्ड है, ये तो आज पढ़ाया है। ऐसे ना करे भाई, ये आज पढ़ाया, आज गोली पे गोली कराई जा। डॉक्यूमेंटेशन कहता है डॉक्यूमेंट करोगे जी, बिल्कुल डॉक्यूमेंट करेंगे। क्या करेंगे? कंपोनेंट्स की लिस्ट, कौन सा कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है कौन सा नहीं, और किस कंपोनेंट में क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया, कम्युनिकेशन के पास, ये डॉक्यूमेंट करना। अब आया दूसरा पार्ट जो क्या है, कंपोनेंट ऑडिटर को यूज करना है, कंपोनेंट ऑडिटर को। अच्छा मुझे बताइए, जब एक्सपर्ट को यूज करते थे तो रूल क्या था? एक्सपर्ट को वैल्यूएट करना है, उसके काम को वैल्यूएट करना। जब मैं इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज किया था, रूल क्या था? क्या उसको वैल्यूएट, इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करना है, उसकी कंप्लीटनेस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन अप्रोच, और उसके वर्क की एडिक्वेसी या अप्रोप्रिएटनेस को चेक करना। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट इधर है। फर्क सिर्फ यह है कि इसमें एक और मजीद कंसेप्ट है कि इसमें इंस्ट्रक्शंस भी हम देंगे, एक एक चीज उसको हम बताएंगे कि उसने क्या काम करना है, कंपोनेंट ऑडिटर को। ठीक है, अगर वो हमारी अभी ऑडिट नहीं हुआ उसका, लेकिन अगर ऑलरेडी ऑडिट हो चुका है उसका, तो फिर हम कम से कम डॉक्यूमेंटेशन उसे मंगवा लेंगे। ठीक है, देख लेंगे अप्रोप्रिएट है कि नहीं। चलिए, अंडरस्टैंडिंग कहता है सबसे पहले आपने अगर किसी भी कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करना है। अच्छा वो कह रहा है कंपोनेंट ऑडिटर भैया कह रहा है सुन लो, ये बहुत सी तरह का हो सकता है। जैसे मैनेजमेंट एक्सपर्ट था ना, वो बहुत सी तरह का हो सकता था। वो एक एक्सपर्ट, वो मैनेजमेंट का भी हो सकता था, वो ऑडिटर का भी हो सकता था, मैनेजमेंट का वो एम्प्लॉय भी हो सकता था, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती थी, आउटसोर्सिंग कर दी उसने। और इसी तरह ऑडिटर का अपना भी किसी डिपार्टमेंट का हो सकता था, बाहर से भी कोई एंगेज किया जा सकता था। उसी तरह कंपोनेंट ऑडिटर की भी बहुत सी टाइप्स हैं। लेकिन एक्सपर्ट में हमने ये भी पढ़ा था कि कोई सा भी एक्सपर्ट हो, सारी रिक्वायरमेंट्स उसके ऊपर वैसे ही अप्लाई होंगी। एक्सपर्ट कोई सा भी हो, उसकी कॉम्पिटेंस देखनी है, ऑब्जेक्टिविटी देखनी है, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, यही था ना। एक्सपर्ट कोई सा, चाहे मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हो, चाहे ऑडिटर का एक्सपर्ट हो, चाहे 500 का एक्सपर्ट हो, चाहे 620 का एक्सपर्ट हो, क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट्स दोनों पे अप्लाई होती थी कि नहीं? यहां पे भी ध्यान में रखिएगा, कंपोनेंट ऑडिटर कोई सा भी हो, चाहे ऑलरेडी एंगेज किया हुआ था कंपोनेंट मैनेजमेंट ने कंपोनेंट का और उसने ऑडिट कर दिया, उसके भी काम को यूज कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट सेम हो सकता है कि हमने अपॉइंट किया हो, रिक्वायरमेंट सेम, और हो सकता है हमने यानी ग्रुप ऑडिटर ने अपॉइंट किया, तो हो सकता है वो कोई दूसरी फर्म का हो कंपोनेंट ऑडिटर, तो भी रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होंगी। और अब गौर से सुनिएगा, उछलना नहीं आपने। और अगर हमारी ही फर्म का कंपोनेंट ऑडिटर हो तो भी रिक्वायरमेंट सेम अप्लाई होगी। भाई एक्सपर्ट हमारी फर्म का हो सकता है तो कंपोनेंट ऑडिटर का नहीं, हमारी फर्म का नहीं हो सकता। फिर से बोले, एक्सपर्ट हमारी फर्म का हो सकता है, कंपोनेंट ऑडिटर नहीं हो सकता क्या? वो भी हो सकता है। तो उसकी तो कॉम्पिटेंस, उसने केस स्टडी में कहा, उसने कहा अरे वो तो हमारी ही फर्म का है, हमारी फर्म का तो हर बंदा ही बेहतरीन होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं। गलत है, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, बिल्कुल उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। ठीक है। अच्छा फिर एक और बात कहने लगा हाँ हाँ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, ऐसा थोड़ी है। हर प्रोफेशनल की, चाहे बाहर का हो चाहे घर का हो, हर कंपोनेंट ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी चाहिए, हर एक्सपर्ट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी चाहिए। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग पिछले साल भी काम करवाया था उसने, तब ऑब्टेन कर ली थी, अब तो जरूरी नहीं है ना, अब उसका तजर्बा बड़ा ही होगा,
कम थोड़ी हुआ होगा। तो इस साल अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं। ट्रू और फॉल्स है ना, सबसे एक्सपर्ट में भी पढ़ा था कि इनिशियल ऑडिट है तो सोर्सेज कुछ और होंगे, और सब्सिक्वेंट है तो भी हमने सब्सिक्वेंट ऑडिट में भी कंप्यूटर्स वैल्यूएट करनी है। इसको लिए वर्ड यूज करता है अपडेट नॉलेज, अपडेट अंडरस्टैंडिंग। एक होता है अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करना, ये वो नॉर्मली जब पहली दफा हम किसी एक्सपर्ट वगैरह को कंपोनेंट राइटर को एंगेज कर रहे होते हैं ना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना। और जब दूसरे तीसरे साल में उसकी सर्विसेज को हम ऑब्टेन कर रहे तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करना। तो बताइए अब कंपोनेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर। अच्छा पहले मैं आपको मोटे मोटे इसके प्रोसीजर बता दूं। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने क्या लिखना है, केस स्टडी के अंदर एक लाइन लिखेगा क्या, सब्सिडरी इज ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, सब्सिडरी इज बाय अनदर, ये लाइन नोट कर ले, सब्सिडरी इज ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। फौरन पता चल जाए पार्ट बी एक्टिवेट हो गया, सब्सिडरी से पता चला पार्ट ए एक्टिवेट हुआ है। लफज सब्सिडरी से क्या पता चला, पार्ट ए, और ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर से क्या पता चला, पार्ट बी। ये और है, ये वो वाला अनदर ऑडिटर के साथ मिक्स नहीं करना। प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, वो अनदर ऑडिटर पिछले साल का था, ये अनदर ऑडिटर इसी साल का है। तो एक अनदर ऑडिटर वो भी था, मिक्स नहीं करना उसको, अदर मैटर में आता है। ये कंपोनेंट ऑडिटर है। तो जब कभी केस स्टडी में ये लाइन आ जाए कि सब्सिडरी इज ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, आपको पता जाए पार्ट बी, आपने 4 हेडिंग्स आंखें बंद करके छाप देनी है, 4 हेडिंग बंद करके छाप देनी है। 2 नंबर हुए तो आंखें बंद करके हेडिंग छाप दें, 6 नंबर हुए तो हर हेडिंग की थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन, और 10 नंबर हुए तो हर हेडिंग की ज्यादा ज्यादा एक्सप्लेनेशन। अभी सिर्फ मेन हेडिंग आपको बता रहा हूं, देखिए डिटेल में इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्ट कहां से किया था 600 का। आजकल मर्जर और बिजनेस एक्विजिशन प्रैक्टिस में ज्यादा है, इसीलिए आई कैप क्वेश्चन भी ज्यादा सेट कर रहा है, इसलिए मैं भी तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं, आपको भी जल्दी तो नहीं है कोई, माशाल्लाह। अब देखिए सिर्फ हेडिंग, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9 में क्या करना है, आप कहेंगे हम सबसे पहले उस कंपोनेंट ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, वो कैसा है, वो कैसा है अंडरस्टैंडिंग, पहली लाइन। दूसरी लाइन फिर क्या लिखनी है, आपने कहना है हम अगर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, अगर बुरा कंपोनेंट ऑडिटर हुआ, अब उसे कहेंगे भाग जाओ। क्वेश्चन में वो हमसे सिर्फ ऐसे फैक्टर पूछता है केस स्टडी में, डिसीजन नहीं करवाता कि बताओ इसको यूज करना है कि नहीं करना। कहता है बताओ ये अनदर ऑडिटर है, क्या करोगे, हम कहते हैं हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने से अगर नो हुआ उड़ा देंगे उसको, अगर यस हुआ अच्छा हुआ, अंडरस्टैंडिंग हमारी बन गई आपस में, ठीक है। तो फिर दूसरे नंबर पे क्या करना है, कम्युनिकेट करना है कंपोनेंट ऑडिटर, कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करेंगे कि नहीं उसको। पहली लाइन अंडरस्टैंडिंग, दूसरी कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन। अच्छा ये कम्युनिकेशन किसकी किसके साथ होगी, ग्रुप ऑडिटर की कंपोनेंट के साथ, के कंपोनेंट की ग्रुप ऑडिटर के साथ भी होगी, दोनों की होगी। हम उसे बताएंगे क्या काम करना है, वो हमें बताएगा क्या काम किया और उसका नतीजा क्या निकला, ये भी बताएगा। मिस स्टेटमेंट आई कि नहीं ये भी बताएगा, इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस सामने आई कि नहीं है ये भी बताएगा, स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं है ये भी बताएगा, रिलेटेड पार्टी कोई सामने आ गई कि नहीं आ गई ये भी बताएगा। लिंक हुआ कंसेप्ट 550 में पढ़ा था, रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर्स में, एक कंपोनेंट ऑडिटर से भी पूछेंगे, नहीं याद था 550 में कि नहीं, 550 था कौन सा वैसे, रिलेटेड पार्टी का, उसमें प्रोसीजर था कंपोनेंट, और यहां से लिंक हो गया, ठीक है। कंसेप्ट छोटा सा है लेकिन जब लिंक हो जाए ना तो दोनों जगह का कंसेप्ट पक्का हो जाता है, ये फायदा होता है लिंकिंग का। चलिए आगे चलते हैं। तो जब कभी केस स्टडी में लाइन आ गई सब्सिडरी इज ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, हमने कम से कम जो चीजें लिखनी है वो क्या है, पहली हेडिंग अंडरस्टैंडिंग, दूसरी हेडिंग कम्युनिकेशन, तीसरी हेडिंग इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर। कहता बस उसको कम्युनिकेट कर दोगे कि ये काम करना है, कि उसके वर्क में इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है, लिख लें, शाना बिशाना काम करना। शाना बिशाना लिखना आता है, कैसे लिखते हैं, ये शबाना नहीं लिखना, शाना बिशाना यार ऐसे ना कर। कहां गई आपकी उर्दू, कहां गया, हाँ जी निशाना काम करना यार, क्या यार, चलें ठीक है जो भी है। मुझे ये बताइए क्या
हम जब डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करते थे, कंसेप्ट वही है, हम क्या उसको ये बता देते थे इंटरनल ऑडिटर को ये काम करो, के साथ साथ सुपरविजन और रिव्यू होती थी। और आपको एक लाइन याद है उसके अंदर डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू होता था कि नहीं होता था? उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई थी बड़े काम की, कि रिव्यू की एक्सटेंट डिपेंड करेगी दो चीजों पे। रिव्यू करना है, ये तो लिखी बड़ी बात है, रिव्यू किस हद तक करना है ये डिपेंड करेगा दो चीजों पे। बता सकता है कोई माइकल आलो दो चीजें क्या थी? एक एरिया की कंप्लेक्सिटी, रिस्क उसमें कितना है, दूसरी चीज प्रोसीजर ही तो फैसला कर रहे हैं कितने करने हैं रिव्यू के, दूसरी थी इवैल्यूएशन उस इंटरनल है वो कितना कंपिटेंट है, कितना ऑब्जेक्टिव है, कितनी सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। सिमिलर कंसेप्ट इधर ही है। वो कहता है आपने कंपोनेंट ऑडिटर को कम्युनिकेट कर दिया ना, ये ना समझे कम्युनिकेट कर दिया तो छोड़ दिया बस, ठीक है भाई। मैनेजर कहते भाई ये काम कर लो, उसके बाद मैनेजर महीने बाद आके ऐसे करना चाहिए, महीने बाद आके जूनियर ने काम नहीं किया, कसूर किसका है? जूनियर का तो है ही है, उसको तो गोली लगेगी लगेगी। असल कसूर और किसका है? सीनियर का। उसको भी साथ साथ काम चेक करना चाहिए था, इन्वॉल्व, इसे कहते हैं इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये नहीं है कि उसके साथ लग के हम भी उसके बराबर काम करें, यही करना है तो फिर हम खुद ही आ जाते। इन्वॉल्व का मतलब है कि उसके साथ इंगेज रहे, गपशप लगाते रहे। हाँ भाईजान बता ना, काम किया 2 दिन हो गए तेरे को, तूने कंपोनेंट में क्या क्या रिस्क आइडेंटिफाई किया, क्या क्या रिस्क है? रिस्क असेसमेंट में बाजू का ऐसा होता है कि कुछ रिस्क का ग्रुप एंगेजमेंट टीम को पता चलता है, कंपोनेंट को नहीं पता। हालांकि कंपोनेंट में रिस्क होता है और कंपोनेंट ऑडिटर को नहीं पता होता बात का। जिस तरह कंपोनेंट मैनेजमेंट का कंसेप्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उसी तरह मैंने आपको शायद एक बार पहले बताई थी, हमारा एक बैंक था, वो कैलकुलेशन के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का मसला आ गया था, बताया था आपको, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का मसला आ गया। हम ना एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते थे कि इतना एवरेज बैलेंस है लोन का, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये फॉर एग्जांपल 3 महीने है तो मल्टीप्लाई बाय 3/12 इतना इंटरेस्ट एक्सपेंस आना चाहिए। वो उतना नहीं आ रहा था, बड़ा जोर लगा। अब मैनेजमेंट भी कहे सर हमारे सिस्टम की कैलकुलेशन मैनुअली तो करते नहीं है, सिस्टम करता है, और सिस्टम गलत नहीं हो सकता। मैनेजमेंट को ये नहीं पता था फर्क क्यों आ रहा है, लेकिन उनका ये कहना था सिस्टम सर गलत नहीं हो सकता, हम साल से बिजनेस कर रहे हैं, इसी सिस्टम के मुताबिक कैलकुलेशन होती है। और हम कहते थे हमारी कैलकुलेशन चेक, भैया एनालिटिकल प्रोसीजर फिट करवाओ फिर। तो चलते चलते एक ब्रांच हुए, उधर मसला आया, उसने कहा नहीं पता। ब्रांच में भी हर तरह के कंप्यूटर लेवल के लोग होते हैं। तीसरी या चौथी ब्रांच थी, उसके मैनेजर ने सोचा, उसने फिर आके बताया, सर पूछा सर आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं? हमने कहा ऐसे, जैसे सारी उम्र सीखी है, बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 3/12 3 महीनों का है। उसने कहा ये मसला आपका 3/12 में है। हमारा सिस्टम नॉर्मली आप क्लाइंट की कैलकुलेशन मंथ वाइज ही करें, लेकिन बैंक हमारा चूंकि नेचर ऑफ बिजनेस हमारे लिए एक दिन अहम है, हमारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मंथ वाइज होती है, ठीक है, जब सॉरी डे वाइज होती है, डे वाइज, आप मंथ वाइज कर रहे हैं। जब हमने उसी को डे वाइज किया ना, 91 डिवाइडेड बाय 3 वो कैलकुलेशन फिट आ गई। अगर आप सोचे तो ज्यादा मटेरियल डिफरेंस नॉर्मली नहीं आएगा, लेकिन जिस बैंक का जिस कंपनी का बिजनेस यही है उसमें मटेरियल डिफरेंस। अब देखिए ये कैलकुलेशन, अब ये हमें पता, अब पूरी टीम, कुछ ना बैंक आपको पता है ज्यादा ब्रांचेस होती है, उसमें डिफरेंट टीम जाती है, 6-7 टीम थी, सिर्फ हमारी टीम को पता था इस मसले का हल क्या है, बाकी सब ने काफी ओके सर सब कुछ ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अब जो हेड ऑफिस में लोग बैठे हैं उनको ये पता हो कि भाई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बैंक की किसी भी ब्रांच में जाना है भाई, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मंथ वाइज नहीं करनी, डे वाइज करनी है। ग्रुप ऑडिटर को पता होगा ये, क्या उसे ये इस प्रोसीजर की कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं? कंपोनेंट ऑडिटर के साथ होना चाहिए। ये सिखा रहा है, इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है। तो जब कभी कंपोनेंट ऑडिटर केस स्टडी में लाइन आई, क्या लाइन आई? इन्वॉल्वमेंट नहीं, केस स्टडी के अंदर क्या लाइन आई कि सब्सिडरी इज ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। आपने पहला लाइन अंडरस्टैंडिंग, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा इन्वॉल्वमेंट। गैस कीजिए चौथा क्या होगा? गैस करें। हाँ, रिव्यू कह लें, तकरीबन रिव्यू कह लें, ठीक है, रिव्यू। वैल्यूएटिंग सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय कंपोनेंट ऑडिटर, कि कंपोनेंट ऑडिटर का एविडेंस सफिशिएंट है कि नहीं है। देखिए आपको बताया ना 600 की सीरीज का बेसिक स्टाइल, बेसिक रूल जो ना बेसिक लेवल पे वो एक जैसे। अब देखिए एक्सपर्ट में भी देखते थे कि नहीं देखते थे क्या, कि उसने जो एविडेंस ऑब्टेन किया है सफिशिएंट है कि नहीं। तो उसमें जब कहता था अगर सफिशिएंट नहीं है तो क्या करें, अगर एक्सपर्ट का वर्क, अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है तो अनदर एक्सपर्ट हायर कर लें, और अगर अनदर एक्सपर्ट है तो फिर अनदर का अनदर थोड़ी होगा, फिर एडिशनल प्रोसीजर उससे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, करो, नहीं तो खुद भी कर सकते। यहां पे भी यही बात लिखी, जब डिटेल पढ़ेंगे ना
यही चीज लिखी होगी। तो 4 चीजें जिसको समझ आ गई उसे कंपोनेंट, उसकी केस स्टडी क्लियर इंशाल्लाह। क्या जब कभी केस स्टडी में कहे कंपोनेंट ऑडिटर को इंगेज किया है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने 4 हेडिंग तो लाजमी लिखनी है। 4 कौन कौन सी 4 हेडिंग? अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, इन्वॉल्वमेंट, इवैल्यूएशन, सफिशिएंसी ऑफ एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एविडेंस। अच्छा, अब आगे बता रहे हैं अंडरस्टैंडिंग में क्या ऑब्टेन करेंगे। अंडरस्टैंड आपने समझना है, समझना अंडरस्टैंडिंग में क्या करेंगे, उसको खाने में क्या पसंद है? ये है? कौन सा कलर पसंद है उसको, ये अंडरस्टैंडिंग होगी? ये नहीं होगी। तो फिर क्या अंडरस्टैंडिंग होगी? प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, पर्सनल लेवल पे थोड़ी करनी है। प्रोफेशनल क्या? एथिकल रिक्वायरमेंट्स रेलिवेंट टू ग्रुप ऑडिट। एक चीज तो रह ही गई, वो लिखी नहीं उधर, असल में कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट नहीं थी। हमारे ऊपर ग्रुप ऑडिटर के ऊपर कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं। ओके, जिसमें सबसे अहम रिक्वायरमेंट कौन सी है? इंडिपेंडेंस की। इसका मतलब है कोड ऑफ एथिक्स में इंडिपेंडेंस के अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ये कोड ऑफ एथिक्स के लिए याद कर लें। कोड ऑफ एथिक्स में सबसे अहम रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस की है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, हम पे ग्रुप ऑडिटर पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट का ये कंसेप्ट है कि जो होल्डिंग कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज, ईयर एंड वगैरह होंगे, रूल्स होंगे, सब्सिडरी ने उनको फॉलो करना। यही था ना, यही था। अब अगर ऑडिटर वाली साइड पे है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑडिटर के ऊपर जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होते हैं, वही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और कोड ऑफ एथिक्स कंपोनेंट ऑडिटर पे भी अप्लाई होंगे? ट्रू और फॉल्स? हाँ, ट्रू। या उसी के मुताबिक। अब पता है क्या कहेगा? कहेगा हमारे क्लाइंट का एक कंपोनेंट है, उसका ऑलरेडी ऑडिट हो चुका है, उस ऑडिटर ने आपको अपने वर्किंग पेपर भिजवा दिए कि ये लो भाई चेक कर लो, ये कम्युनिकेशन मेरी तुम्हें आ गई, अब तुम इसकी वैल्यूएशन कर लो, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है कि नहीं। आपने उसके सफे देखे तो पता चला उसका नेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं, उसके नेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कुछ और हैं। आप क्या करेंगे? मेरा यह ख्याल है कि मैं, अब चूंकि उसने ऑडिट ही कुछ और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किया है, तो हम इसके काम को रिजेक्ट करके किसी और कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज कर लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, फिर क्या करें? क्या? उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक देख लेंगे कि उसने सही ऑडिट किया है कि नहीं। यानी उसकी वैल्यूएशन, जैसे हम मैनेजमेंट के केस में अगर उसने वेटेड एवरेज के मुताबिक कैलकुलेशन सही की है तो उसे अपनी फाइफो के साथ ऐड कर देंगे। ये तो यही ऑडिट में यही कंसेप्ट आप कह रहे हैं, यही कंसेप्ट बन रहा है ना। हम आईएसएस के मुताबिक कर रहे हैं, वो नेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कर रहा है। दोनों में कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि नहीं? ये हमने, मुझे याद आ गया, पढ़ा था 210 में। नहीं याद आपको? 210 में पढ़ा था, ये कंसेप्ट था कि नेशनल कन्फ्लिक्ट हो, नहीं था? 210 में था। तो ऐसे नहीं करना। हमने क्या कर, हमने देखना है दोनों का डिफरेंस। अच्छा, ये आधा जवाब आपका ठीक है कि हम देखेंगे उसने अपने रूल्स के मुताबिक ऑडिट सही किया कि नहीं किया। देखिए, जब कभी कोई भी फ्रेमवर्क डिफरेंट होता है ना, उसमें हर चीज डिफरेंट नहीं होती, हर चीज, कुछ चीज डिफरेंट होती है, हम पहले देखेंगे क्या चीजें सिमिलर है, क्या डिफरेंट है। नेशनल का जो मैच करती हैं, जो प्रोसीजर सेम है, वो तो ठीक हो गया, उसको चेक करके ठीक किया। और जो डिफरेंट है उनको हम या तो उसको रिक्वेस्ट करेंगे ए भाई तू कर दे परफॉर्म, या हम खुद परफॉर्म कर लेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई। तो अंडरस्टैंडिंग, एथिकल रिक्वायरमेंट से बात चली थी, तो बताइए एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरे ग्रुप एंगेजमेंट टीम पे भी अप्लाई होंगी और ये कौन सी वाली रिक्वायरमेंट्स होंगी? एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कौन से वाले? ग्रुप वाले के कंपोनेंट वाले अप्लाई होंगे? सब पे ग्रुप वाले। फिर देखना है कंपोनेंट ऑडिटर कंपिटेंट है कि नहीं। अब कंपिटेंस में बताने की जरूरत नहीं, कैसे वैल्यूएट करेंगे? उसका एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज, एफिलिएशन उसकी, वगैरह वगैरह वगैरह। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कितना स्ट्रांग है? पाकिस्तान का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट स्ट्रांग नहीं। अच्छा, नहीं, ऑडिटर का है, ऑडिट फर्म्स का है, आईकैप करता है, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, ऑडिटिंग ओवरसाइट बोर्ड भी आ गया, ठीक है। पाकिस्तान का अच्छा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है। तो ऐसा ही नहीं सारी दुनिया में पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है, एक रेपुटेशन है, ठीक है, हमारे सीनियर्स ने बनाई है,
और उसको तबाह करना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे चलिए, तो वो कह रहा है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट अगर स्ट्रांग है तो इसका मतलब है कंपोनेंट ऑडिटर लाइकली टू बी गुड, वरना बैड। फिर ग्रुप एंगेजमेंट टीम शैल बी इन्वॉल्वड इन द वर्क ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर टू द एक्सटेंट इन्वॉल्व हो पाएगा कि नहीं। अच्छा, यहां पे देखें, ये नहीं कह रहा कि इन्वॉल्व होना है, अभी ये देख रहा है कि मैं इन्वॉल्व हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोनेंट। अच्छा, फिर एप्लीकेशन, ये अंडरस्टैंडिंग किस लिए ऑब्टेन की थी? डिसाइड कर सके तीन चीजें, दो चीजें सिर्फ डिसाइड कर। पहली चीज, कंपोनेंट ऑडिटर को यूज करना है कि नहीं करना, और अगर करना है तो किस हद तक करना है। ये कंपोनेंट ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे हैं किस लिए? तो सीधी दो अरफी बात सुन लें, आगे घर जाके पढ़ लीजिएगा। वो कहता है अगर आप ये फैक्टर्स पढ़ लें, देख लें, इन फैक्टर्स के बारे में सीरियस कंसर्न हो तो इसके वर्क को यूज ना करें। अगर कंसर्न है लेकिन लेस देन सीरियस तो इंगेज कर लें, लेकिन आपने अपनी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कर देनी है फिर इसके साथ। और अगर कंसर्न नहीं है तो फिर इंगेज कर लें इसको, इन्वॉल्वमेंट अब भी होगी लेकिन बहुत कम, मिनिमम हद तक। फिर बात समझ आ रही है ना? यही देखिए आगे, यही कह रहा है, यही कह रहा है। हाँ, कह रहा है मैं इंडिपेंडेंस में कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, इंडिपेंडेंस में थोड़ा सा भी कंसर्न हुआ ना तो फारग है। इंडिपेंडेंस आपको पता है क्रिटिकल इशू होता है। कहता है बाकी चीजों पे अगर सीरियस कंसर्न है तो फारग, लेस देन सीरियस कंसर्न है तो ओके, लेकिन इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी। और अगर कंसर्न है ही नहीं तो भी इन्वॉल्वमेंट होगी लेकिन मिनिमम लेवल की। अच्छा, आगे आगे जनरल से भाई, लेकिन एक केस स्टडी में ये भी पूछ लिए थे। फर्स्ट ईयर में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, कंपोनेंट कैसे करेंगे? भी हो जाए शुरू, कैसे करेंगे कंपोनेंट? कंपोनेंट नहीं, कहां से पता चलेगा? देखिए, एक है अंडरस्टैंड करना क्या है, एक है अंडरस्टैंडिंग कहां से मिलेगी। एक है आप टीचर पढ़ाने आ रहा है, आपने क्या चीज चेक करेंगे? उसकी कॉन्फिडेंस, उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, ये है फैक्टर्स जो भी पढ़ लिए। दूसरी चीज क्या है? कहां से ये इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको? आई कैप से, उसकी वेबसाइट से, दूसरे टीचर से। सर ये कितने अरसे से पढ़ा रहे हैं? ठीक है, तो हाँ जी, यही कह रहा है। कंपोनेंट ऑडिटर डिस्कस करो, रिक्वेस्ट है कंपोनेंट टू कंप्लीट क्वेश्चनएयर अबाउट मैटर। क्वेश्चनएयर का मतलब बता दें कोई रिलेशनशिप तो नहीं है क्लाइंट के साथ, कितना अरसा हो गया है काम करते हुए, वगैरह वगैरह। क्वेश्चनएयर की फॉर्म में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये पढ़ते जाएंगे समझ, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मैंने पढ़ा है, कोई आएगी तो कोई बात नहीं, कल डिस्कस कर लीजिएगा। सिर्फ एक चीज का ध्यान में रखना है, फर्स्ट ईयर के केस में डिफरेंट है, सब्सिक्वेंट में डिफरेंट है। सब्सिक्वेंट में थोड़ा कम है, क्योंकि सब्सिक्वेंट में सिर्फ अपडेट करना है ना, इसमें तो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। पहले साल ये ऑडिट मुश्किल होता है ना, दूसरे साल तो पता होता है सारी चीज कहां छापनी है। सब्सिक्वेंट ईयर क्लियर हो गया ये? तो बताइए, अगर एग्जाम में उसने कहा कि आप फर्स्ट टाइम ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं और कंपोनेंट ऑडिटर भी फर्स्ट टाइम अपॉइंट हुआ है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोनेंट में वो पूछ लिया उसने कि बताइए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर के पॉइंट दे, मार्क्स ज्यादा है, सिर्फ फर्स्ट ईयर के बताएंगे कि सब्सिक्वेंट ईयर के भी? दोनों नहीं बताएंगे। क्वेश्चन में क्या दिया? फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर वाले बताएंगे। हाँ, अगर सेकंड ईयर हो सब्सिक्वेंट, वो कह रहा है कि पिछले साल भी कंपोनेंट ऑडिटर ने ऐड किया, तो फिर फर्स्ट ईयर के भी और नहीं बताएंगे, फिर सिर्फ सब्सिक्वेंट ईयर के बताएंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे आप गौर नहीं करते, ये मैंने साफ लगाया है। अच्छा, मैं ना एक सीखने का बात कुछ चीजें बड़ी अजीब सी होती हैं। एक बोंगा सा असूल बनाया हुआ, लेकिन मुझे इससे खुद बड़ी लर्निंग होती है। वो बोंगा सा असूल क्या है कि कोई भी केस स्टडी पढ़ूंगा ना, पहली दफा मुझे जो समझ आएगी वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ये मेरा जनरल रूल है, और हमेशा ऐसे होता है। कोई भी इवन कैफ लेवल की भी केस स्टडी पढ़ता हूं ना मैं, और पहली दफा जो मेरे में जो चीजें वो भी रेलिवेंट होती हैं, लेकिन मैं अपने आप को ये जरूर कहता हूं नहीं अभी सारी चीजें कवर नहीं हुई, और मैं दूसरी दफा जब पढ़ता हूं तो कुछ ना कुछ चीज नहीं मिलती है। तो हमेशा ये जहन में रखें कि क्वेश्चन आपने केस स्टडी जब भी सॉल्व करनी है ना, टिप दे रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी, हमेशा फर्स्ट थॉट की बेस पे केस स्टडी सॉल्व नहीं करनी। कोई भी क्वेश्चन आपको फर्स्ट थॉट पास नहीं करवाएगी, हमेशा सेकंड थॉट जो है वो पास करवाएगी। मेरा कम से कम पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, आगे आपकी मर्जी। तो पहली दफा मुझे अंदाजा है, इसलिए तो मुझे थोड़ा अंदाजा होता है कि मैं सवाल पूछूंगा तो बच्चे का जवाब ये आएगा, क्योंकि वो फर्स्ट थॉट की बेस पे आप जवाब दे रहे होते हैं।
उसमें आपका कसूर होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि जाहिर है कुछ चीजें सरसरी दूसरी दफा सेकंड थर्ड में हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें सामने आ जाती है। चलिए 12 फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड अब क्या करना है, कम्युनिकेशन। अच्छा, एक कम्युनिकेशन तो हमारे पार्ट ए में भी आई थी, वो कौन सी कम्युनिकेशन थी? पार्ट ए में भी तो कम्युनिकेशन आई थी, वो कौन सी थी? मैनेजमेंट और दोषापी गवर्नेंस के साथ। ये कौन सी कम्युनिकेशन है? कंपोनेंट राइटर के साथ। हाँ, 4 पॉइंट क्या थे? अंडरस्टैंडिंग था, एक कम्युनिकेशन था, इन्वॉल्वमेंट था और इवेल्युएशन। ठीक है, अब आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज अभी क्लास में बैठे बैठे दे रहा हूं। अब आपने ना नोट्स की तरफ देखना है ना प्रोजेक्टर की तरफ देखना है। 2 मिनट का टाइम आपके पास है, और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए भी। आपने अपनी जितनी भी जजमेंट, जितना भी नॉलेज है, सारा नॉलेज इकट्ठा करें और आपने 2 हेडिंग्स में लिखनी है। उसमें जितने पॉइंट्स लिख सकते हैं लिख लें। पहली हेडिंग में लिखना है वो कौन से मैटर्स हैं जो ग्रुप ऑडिटर कंपोनेंट ऑडिटर को कम्युनिकेट करेगा, और दूसरा वो कौन से मैटर है जो कंपोनेंट ऑडिटर ग्रुप ऑडिटर को। मैं पहले आपकी जजमेंट चेक करना चाहता हूं, आप हैं किस जगह पे। ठीक है जी, करें हिम्मत, करें हिम्मत, शाबाश, शुरू हो जाए। आप लोग भी शुरू हो जाए, शाबाश, पास कीजिएगा 2 मिनट जी। अच्छा, ये रिव्यू मैंने किया है। एक बड़ी गलती आप कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट के, जो ग्रुप ऑडिटर कंपोनेंट ऑडिटर को बेटर कम्युनिकेट करते हैं, उसमें आप ज्यादा डिटेल में चले गए कि जैसे इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन के लिए ये प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, जैसे सैंपल सिलेक्शन के लिए ये वाला मेथड यूज करेगा जो हमने 530 में पढ़ा था। हमने इतने डिटेल प्रोसीजर लिखने नहीं है। प्रैक्टिस में ये लिस्ट बना के हम उसको बता रहे होते हैं, लेकिन एग्जाम में ये नहीं लिखने। एग्जाम में आपने ब्रॉड लेवल पे उसको डिस्कस, लिस्ट ऑफ प्रोसीजर टू बी परफॉर्म काफी है। अब आपको हर एरिया के प्रोसीजर थोड़ी बताएंगे उसको, ठीक है। एक चीज सिर्फ बाकी, आप आज आपकी होम असाइनमेंट ये है, आज का बस आखिरी कंसेप्ट है ये, इसके बाद यहां पे फुल स्टॉप करेंगे, बाकी कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज आपने लिस्ट पढ़नी है, वो कौन कौन से मैटर्स हैं जो ग्रुप ऑडिटर से कंपोनेंट कम्युनिकेट, कंपोनेंट ऑडिटर से ग्रुप। सिर्फ एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, एक चीज, कंपोनेंट पे ऑडिट करना है अगर, तो उसका मटेरियलिटी लेवल चाहिए। वो मटेरियलिटी लेवल कौन डिटरमिन? कंपोनेंट का। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो ग्रुप ऑडिटर ही करेगा, ये तो कंफर्म है। कंपोनेंट का ऑडिट करना है तो कंपोनेंट की मटेरियलिटी कौन डिटरमिन करेगा और क्यों? नहीं, कंपोनेंट ऑडिटर काम कर रहा है, हम नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं तो वो तो पक्का है, हम ही करेंगे फिर वो तो। अगर ऑडिट कंपोनेंट का ऑडिट कर रहा है कंपोनेंट ऑडिटर, तो उसका मटेरियलिटी लेवल कौन डिसाइड करेगा? अच्छा, मटेरियलिटी लेवल और रिस्क ये किस लिए डिसाइड किए जाते हैं भला? तो प्रोसीजर कौन बता रहा है? प्रोसीजर ग्रुप ऑडिटर बता रहा है। तो इसका मतलब है जो उसमें बड़े रिस्क उसको पता है, ये भी ग्रुप ऑडिटर बताएगा। और जो कंपोनेंट का मटेरियलिटी लेवल है ये भी ग्रुप ऑडिटर ही कैलकुलेट करके कंपोनेंट ऑडिटर को बताए। इसकी रीजन सुन लें, इसलिए कि अगर कंपोनेंट ऑडिटर कंपोनेंट का मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करेगा ना, तो वो सिर्फ कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा। लेकिन अगर ग्रुप ऑडिटर कंपोनेंट का मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करेगा तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में करेगा। और असल में हमें ग्रुप ऑडिट करते हुए वही ग्रुप वाला चाहिए, तो इसीलिए जो मटेरियलिटी लेवल है कौन? ग्रुप ऑडिटर। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल, आखिरी, बस इसके बाद कोई नहीं खत्म। फिर आपने लिस्ट पढ़नी है, तसल्ली करनी है, टिक करना है। एक आधा प्रोसीजर से डुप्लीकेट हो रहा हो उसको इग्नोर मारना है आपने, बस ये देखना प्रोसीजर समझ आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर देखिए मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट का ऑडिट, सॉरी कंपोनेंट का मटेरियलिटी लेवल ग्रुप ऑडिटर ने डिटरमिन करना। अगर कंपोनेंट का ऑडिट ऑलरेडी हो चुका है, फिर ग्रुप ऑडिटर ने क्या करना है? अब तो मटेरियलिटी लेवल डिटरमिन नहीं कर सकता। हाँ जी, वो देखेगा कि क्या मटेरियलिटी लेवल जो कंपोनेंट ऑडिटर ने यूज किया है वो ग्रुप के हवाले से एप्रोप्रिएट है कि नहीं। अगर एप्रोप्रिएट है तो फिर ठीक है, इसको इस्तेमाल कर लें, यानी जितना उसको चाहिए था उतना ही है, या इवन मटेरियलिटी लेवल ज्यादा है तो रिस्क कम होता है ना इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से, तो भी चले। लेकिन अगर मटेरियलिटी लेवल उसका कम है तो फिर, यानी अगर एप्रोप्रिएट है मटेरियलिटी लेवल, इन शॉर्ट में इंक्रीज डिक्रीज की तरफ नहीं जाता, एप्रोप्रिएट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर कंपोनेंट का मटेरियलिटी लेवल एप्रोप्रिएट नहीं है तो ग्रुप ऑडिटर फर्दर प्रोसीजर फिर परफॉर्म करेगा, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मटेरियलिटी का प्रोसीजर परफॉर्म करना ही होता है ना, मटेरियलिटी और रिस्क का। क्लियर हुई है बात? चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने एक तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने घर वाले जाके पूछे भाई ऑडिट सिखाने के लिए सीखने के लिए भेजा था, क्या सीख के आए? आपने कहना है
मैं एक ग्रुप में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं मैं ये डिसीजन करके आपको बता सकता हूं आज कि इनमें से कौन सा सिग्निफिकेंट है और कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं। एक और दूसरी क्या चीज सीख के आया हूं कि सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है तो उस पर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, और अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ठीक है। और तीसरी चीज सिर्फ कंपोनेंट्स के ऑडिट करना नहीं सीख के आया, कंपोनेंट्स को वेरीफाई नहीं करना सीख के आया, एक और चीज सीख के आया हूं, क्या? कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स को वेरीफाई करना। वो चीज जो लेटेस्ट केस स्टडी में आई कि आपने पूछी है, क्या? कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स को वेरीफाई करना। ठीक है। और एक और चीज सीखते सीखते रह गया, वो क्या चीज? कि अगर कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करना है, अगर ऑडिट ऑफ सब्सिडीज कंडक्टेड बाय अनदर ऑडिटर, तो हमने क्या काम करने हैं? आपने कहना है मैं झलकियां सीख आया हूं, 4 काम करने हैं मोटे मोटे। क्या? अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, इन्वॉल्वमेंट, इवैल्यूएटिंग सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस। बाकी का कल सीखना है। ठीक है। चलिए जी, कल इंशाल्लाह हमारा ये स्टैंडर्ड भी कंप्लीट होगा, जेट ऑडिट भी, और इसके बाद केस स्टडी, बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडी है, मजा आ जाता है केस स्टडी करके। बाकी पुरानी केस स्टडी कुछ बोरिंग है, कुछ केस स्टडी 3-4 हैं वो बोरिंग है, लेकिन जो भी पिछले 3-4 साल से वो केस स्टडी दे रहा है, खासतौर पे लेटेस्ट वाली। चलिए चलिए जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन है? हाँ जी जी। हाँ, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ग्रुप लेवल पे। इसका मतलब यह है कि एनालिटिकल प्रोसीजर आपने हेड ऑफिस में बैठ के परफॉर्म करने हैं, कंपोनेंट पे नहीं जाना, कंपोनेंट को विजिट नहीं करना। एनालिटिकल प्रोसीजर एट ग्रुप लेवल का मतलब क्या है कि एनालिटिकल प्रोसीजर हेड ऑफिस में बैठ के परफॉर्म करने हैं। यानी हेड ऑफिस में जो इन्फॉर्मेशन का मतलब यह है कि हेड ऑफिस में जो ब्रॉड इन्फॉर्मेशन है ना, उसी पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है, डिटेल पे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर होता है, टोटल डेटर्स को टोटल डेटर्स के साथ कंपेयर करो। एक और भी होता है, क्या? लिस्ट ऑफ डेटर्स को पिछले साल की लिस्ट ऑफ डेटर के साथ कंपेयर करो। तो कहता है कि जो ग्रुप पे जो भी इंफॉर्मेशन है ना, जो ग्रुप मैनेजमेंट के पास है कंपोनेंट की, उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करो। अगर ग्रुप मैनेजमेंट के पास टोटल डेटर्स की फिगर है तो इसी पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लो, कंपोनेंट में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। ठीक है। हमारे जब किसी बैंक का ऑडिट करते थे ना, तो उसमें ब्रांचेज होती थी, उनको 250-300-400 ब्रांचेज होती थी। सबसे पहला काम गैस कीजिए क्या करते थे? जाके सिग्निफिकेंट ब्रांचेस को अलग कर देते थे। और उसमें 2 तरह की होती थी, एक वो जो फाइनेंशियली अमाउंट ज्यादा है, और दूसरा जो रिस्क की बेस पे होती है। ठीक है। वो रिस्क का डिफरेंट क्राइटेरिया होता था। फिर उसके बाद छोटी छोटी, आपको आप अगर किसी बैंक ऑडिट गया था, बता सकता, छोटी छोटी भी बहुत सी ब्रांचेस होती हैं। इन पे हमारी टीम वेरीफाई करने के, ऑडिट करने के लिए नहीं जाती, लेकिन क्या करते हैं, हेड ऑफिस में ही बैठ के उनका वहां पिछले सालों के साथ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म। ये है एनालिटिकल प्रोसीजर एट ग्रुप लेवल। हम उस ब्रांच में कभी विजिट नहीं करते थे, इनसिग्निफिकेंट होती थी। लेकिन अगर कोई बैंक कभी नया बना है, उसकी डेट्स, हाँ ठीक है, समझ गया, सारी इनसिग्निफिकेंट आपने, सॉरी नॉन सिग्निफिकेंट है, आपने उसका सिलेक्शन करनी है रैंडम बेस पे कि सिस्टमेटिकली? नहीं, ना रैंडम बेस में ना सिस्टमेटिकली। वो आपने स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन, यानी कुछ फैक्टर्स को सामने रखते हुए, क्योंकि जो रैंडम होती है और जो सिस्टमैटिक होती है, इन दोनों में आपकी जजमेंट अप्लाई नहीं हो रही होती। सिस्टमैटिक में एवरी nth आइटम सेलेक्ट करने हैं। चलिए, बहरहाल ये था जी हमारा अभी तक का 600 का लेक्चर। कल इंशाल्लाह इसको खत्म करना है और इसकी केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर यहां खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।